अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 के तमाम एमसीक्यूज़ करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, सीआरक्यूज़ करने हैं, ईआरक्यूज़ करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं और डेरिवेशंस करनी है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको कहाँ दी हुई हैं? ये आपको चैप्टर के एंड में जो हैं वो तमाम चीज़ें गिवन हैं। 10 न्यूमेरिकल हैं और बहुत सारे सीआरक्यूज़ ईआरक्यूज़ हैं और 10 एमसीक्यूज़ हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने इसे पूरा ज़रूर वॉच करना है ताकि ये जो चीज़ें मैं शेयर करूँ आपको मिल जाए। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर करूँगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भाई देखो, इस पूरी बुक के नोट्स बन गए हैं जिसमें तमाम चैप्टर्स के सीआरक्यूज़ ईआरक्यूज़ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सब चीज़ें सॉल्व हैं तमाम चैप्टर के। तो उसकी फ़ीस हमने रखी है 200। तो इजी पैसा नंबर आ रहा होगा, उसी पे कर कर वो आप बाय कर सकते हो। ठीक है, और गैस पेपर भी बन गए हैं, उसकी भी सेम फ़ीस है, मतलब अलग है लेकिन यही 200 फ़ीस है। ठीक है, तो चलो अब इसको स्टार्ट लेते हैं। मैं आगे भी वीडियो के अंदर चीज़ें बता दूंगा और अगर ग्रुप में ऐड नहीं हो तो ज़रूर ऐड हो जाना। ठीक है, तो वहाँ भी तमाम चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। अच्छा चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं और एमसीक्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये एमसीक्यूज़ मैं पहले ही बता दूं, बड़े ही ज़बरदस्त एमसीक्यूज़ हैं, अच्छे एमसीक्यूज़ हैं, काफ़ी कुछ इससे आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो इसको जो है वो बिल्कुल भी रटना मत, समझ के करना। ठीक है, चलो सबसे पहले एमसीक्यूज़ देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है एमसीक्यूज़ नंबर 1। ठीक है, एमसीक्यूज़ स्टार्ट ले रहे हैं तो हेडिंग डाल देते हैं एमसीक्यूज़। अच्छा, एमसीक्यूज़ नंबर 1, द स्पीड ऑफ अ वेव। आपने वेव की स्पीड बतानी है। अब कैसे बतानी है वो मैं समझाता हूँ सारी चीज़ें। रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा देखो भाई, अगर मैं कहूँ वेव इक्वेशन लिखो तो वेव इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू ए। देखो बहुत सी जगह पे यहाँ पर a लिखा हुआ मिलेगा और a y नॉट भी लिखा हुआ मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, साइन और उसके बाद आएगा आपके पास ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये आपको इन्होंने यहाँ इक्वेशन दे दी है। अब इससे पता कैसे करना है ज़रा ये बात देखते हैं। भाई देखो, सबसे पहले तो वेलोसिटी का मुझे फार्मूला बताओ। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? बिल्कुल ठीक, वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। अब आप बोलोगे सर एल अपॉन टी होता है, बात ठीक है, लेकिन हम यहाँ वेव लेंथ यानी वेव की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम लैम्डा देखेंगे। ठीक है, आपको पता है ना लैम्डा वेव में आ रहा होता है। अच्छा, अब ज़रा मज़ीद चीज़ें मुझे बताओ जो कि आप लोग पढ़ चुके हो। आगे लैम्डा निकालना है हमें, ये लैम्डा भी पता नहीं है, हमें ये टी भी पता नहीं है। तो इन दोनों को जैसे ही पता करोगे ना, आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला जो गिवन है पॉइंट्स में वो आ जाएगा। अच्छा, लैम्डा के लिए मैं क्या करूँगा? वेव नंबर का इस्तेमाल करूँगा। वेव नंबर का क्या फॉर्मूला होता है? वेव नंबर का फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, वेव नंबर का ये फॉर्मूला हम सब जानते हैं। इसको लैम्डा के लिए सेट करा दो, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन के, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। ठीक है, चलो लैम्डा का तो मसला ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं हम अपने टी की। टी तो सब बच्चों को पता है भाई, टी इज इक्वल टू, टी आपके पास बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये सब ने पढ़ रखा है या इस टर्म में भी पढ़ा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब टी को लैम्डा को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, साफ सुथरा काम करेंगे, नीट एंड क्लीन, ताकि बाद में भी समझ में आए बात। तो आपके पास क्या चीज़ ड्राइव होकर आ रही है? v इज इक्वल टू, तो आपके पास आ गया 2 पाई अपॉन के। ठीक है, अच्छा अब डिनोमिनेटर में क्या आ गया? डिनोमिनेटर को बड़ा कर देते हैं। डिनोमिनेटर में क्या आ गया? t। तो t क्या दिया हुआ है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब बच्चे वैसे ही समझ गए होंगे सर क्या निकलना है जवाब। अच्छा, रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर ले आओ, 2 पाई अपॉन के तो एज इट इज़ रहा जैसे थिया बता। रेसिप्रोकल करोगे यानी ऊपर लाओगे तो ओमेगा ऊपर आ जाएगा, 2 पाई नीचे आ जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, v आपके पास आ रहा है ओमेगा अपॉन के। तो ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ हमारे पास वेलोसिटी का विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस। तो आसान था, मुश्किल नहीं था, बस कॉन्सेप्ट था। अब ये चीज़ आपको गिवन भी है, ये चीज़ आपको गिवन भी है। ये चीज़ किस में गिवन है? आपको बी में गिवन है। तो बी आ रहा है हमारा ओमेगा अपॉन के। चलो इसको बी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, समझ में आई ना? देखो कितनी आसानी से बात आ गई। बस ये छोटी सी चीज़ याद रखना। वेव की उन्होंने इक्वेशन दी हुई थी, उससे भी आपको बात समझ में आ रही होगी आई होप। अच्छा, अब आते हैं अपना एमसीक्यूज़ नंबर 2।
ये वाला एमसीक्यूज बड़ा ही कॉन्सेप्ट जिसने पढ़ा है ना उसको ये आता होगा कि कहते हैं टू साउंड वेव्स, आपके पास दो साउंड वेव हैं। एक वेव के लिए वेव इक्वेशन दी हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं, ये वेव 1 के लिए इक्वेशन दी हुई है y1 इसलिए कह रहा हूँ ताकि दोनों इक्वेशन अलग अलग हो जाएं। y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पर माइनस में आना प्लस में आना कुछ फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है, तो वो फैक्टर हमने जब इस टॉपिक को पढ़ा था तो वो बता दिए थे मैंने। ठीक, अच्छा अब दूसरी वेव के लिए y2 लिख लेते हैं, पहली वेव के लिए y1, दूसरी वेव के लिए y2 ताकि अलग अलग हो जाए। तो a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये आ गई। अब ये पूछ रहे हैं द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव इज, इन दोनों वेव्स के दरमियान का फेज डिफरेंस कितना है। देखो ये इक्वेशन दी हुई है, अभी सारी बात क्लियर करता हूँ, टेंशन ना लो। ये आपसे मांग रहे हैं ये चीज़ मांग रहे हैं, फाई कह लो, फाई से हम फेज डिफरेंस को बताते हैं, एंगल को हम लेमडा कह रहे होते हैं। अब फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, एक तो कैलकुलेशन के ज़रिए भी निकाली जा सकती है, लेकिन वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। हम फोकस करते हैं डायग्राम पे। आओ इधर आओ, देखो ये मैंने बना ली। देखो इन दोनों इक्वेशन की मदद से आप बेसिकली वेव बनाते हो ग्राफ के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका y। ठीक है, y1 भी आ जाएगा, y2 भी इधर ही आ जाएगा, यहाँ y1 भी आ जाएगा और y2 दोनों आ जाएगा। ये आपका टाइम का एक्सेस हो गया। अब ये बात सब बच्चों को पता होनी चाहिए, जब भी साइन का फंक्शन दिया हुआ होता है इसका मतलब है वेव ज़ीरो से शुरू हुई है। कहाँ से शुरू हुई है, ओरिजिन से। फॉर एग्जांपल अगर आपने बनाना डाला है बनाना शेक में, तो इसका मतलब है कि बनाना शेक बनाओगे ना, ऐसा तो नहीं मैंगो शेक बनेगा। इसी तरह यहाँ भी है कि जब भी साइन आ जाए ना, इसका मतलब है कि वेव ज़ीरो से शुरू हो रही है, यानी यहाँ से शुरू हो रही है। तो अगर मैं वेव बनाऊँ तो कैसे बनेगी, पहले टाइम को एक्सिस को भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ ज़ीरो होता है, यहाँ एंगल होता है पाई अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास होता है पाई, और यहाँ पर होता है आपके पास 3 पाई अपॉन 2, 3 अपॉन 2 पाई, और यहाँ आपके पास जस्ट सिंपल होता है, यहाँ जस्ट सिंपल होता है 2 पाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत डिटेल में पीछे पढ़ चुके हो, तो मुझे उम्मीद है इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे होगे। अच्छा अब देखो यहाँ से हमारी वेव स्टार्ट हुई, ज़ीरो से स्टार्ट हुई। ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट हुई, उसके बाद ज़ीरो से हमारी वेव जो है वो स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर आके पाई अपॉन 2 पे मैक्सिमम गई, ये सबको पता है। उसके बाद वो एक साइकिल उसने कंप्लीट कर लिया, मतलब एक साइकिल का हाफ कंप्लीट कर लिया। चलो ये बात तो क्लियर हो गई माशाल्लाह से। ये साइन के लिए था, ये साइन वेव के लिए था, ये वाली के लिए था। अब हमारे पास है ये वाली वेव, ये वाली वेव ज़रा देखो, ये हमेशा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से शुरू होती है। जब भी कॉस आ जाए ना, कॉस इसका मतलब है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये याद रखना। तो ये यहाँ से शुरू हुई, अब ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो ये वाली वेव वेव 1 थी, ये वाली वेव 2 थी, तो इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस आपके पास लेमडा अपॉन पाई अपॉन 2 आ रहा है, पाई अपॉन 2। देखा, अब ये कैलकुलेशन से भी आ सकता था, लेकिन मैंने कहा था इनको डायग्राम बना के दिखाऊं ताकि बात अच्छी समझ में आए। पढ़ा क्या है समझ भी तो आना चाहिए ना। तो पाई अपॉन 2। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये कैसे हो रहा है। देखो अगर इसको पुट करोगे ना, इन वैल्यूज़ को पुट करोगे, तो ये वैल्यू आपके पास जो है ना यहाँ पर आएगी, 0 दे दी होगी, और ये वैल्यू ना यहाँ पर ये आपको 1 दे देगी, जिसके पास ये cos 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ से आ रहा होगा, यानी a पूरा मिल रहा होगा, यहाँ पर a 0 मिल रहा होगा। सॉल्व करने से पता चल जाता है, शायद आपको अभी इतना रियलाइज़ ना हो रहा हो, लेकिन सॉल्व करोगे तो रियलाइज़ हो जाएगा। फिर अब ये वेव आगे जाएगी, ठीक है, आगे जाके ऐसे आके यहाँ, और फिर ये वेव यहाँ से यहाँ, इसको मज़ीद सही बना लेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये हमारा आ गया। याद रखना इस चीज़ को, आगे भी बहुत काम आएगा। वेव थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक इसलिए होता है, इसमें पैरामीटर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़ा ये मुश्किल हो जाता है। चलो अब ये तो आसान सा है, आपको ये पता भी होगा कि कह रहे हैं कि VA यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, VA का मतलब है, VH वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, H का मतलब है, VM वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मटेरियल, आर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हाइड्रोजन एंड अ मटेरियल। देखो उन्होंने आगे कह भी दी है बात, एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से भी स्पीड ऑफ साउंड पे फ़र्क पड़ता है, हम ये पढ़ चुके हैं। आपने लैप्लास करेक्शन पढ़ी हो तो उसमें फॉर्मूला याद होगा, होल रेडिकल एडियाबैटिक एक्सपेंशन RT/m, याद है ना, उसमें है। अच्छा तो ये पूछ रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस चीज़ में होगी। भाई देखो
एक स्टूडेंट होता है ना, किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होता है, किसी में उससे कम उससे कम उससे कम, इसी तरह यहाँ भी है। स्पीड ऑफ साउंड किस चीज़ में सबसे ज़्यादा है? ये 9 में भी, ये 10 में भी पढ़ाया था मैंने जनरल वेव प्रॉपर्टी में, कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होती है मटेरियल के अंदर, उसके बाद आती है हाइड्रोजन के अंदर, उसके बाद सबसे कम आ रही होती है एयर के अंदर, और वैक्यूम के अंदर तो होती ज़ीरो है। ठीक है, अगर नज़र नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ ऑर्डर क्या लिखा है मैंने। अच्छा, इसका भी लिख लेते हैं, भी हमने ए लिखा था ना, हाँ ए। अच्छा, ऑर्डर लिखा है मैंने VM, VH और VA, तो ये हमारा B है। ठीक है, तो हमारे 3 MCQs हो गए हैं BA करके। अच्छा, चौथा MCQs करते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बात खत्म हो जाएगी। लैप्लास करेक्शन का फॉर्मूला याद रखना, वो यूज होगा। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट, देखो STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड, S के लिए, T टेम्परेचर के लिए, P के लिए प्रेशर, यानी एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, एक पैमाना सेट कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर चाय बनानी है तो इतनी पत्ती इतनी चीनी डालनी होती है, स्टैंडर्ड होता है ना जब अच्छी चाय निकलती है। तो इसी तरह से कैलकुलेशन के लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि अगर आप कोई ख़ास कैलकुलेशन कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, तो इतना जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए, इतना प्रेशर होना चाहिए, तो उसे STP कहते हैं। इसमें वैल्यूज़ कांस्टेंट होती हैं, बहुत सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर भी, प्रेशर भी, तो वो आपको याद होगी सारी वैल्यू। और जो जनरल गैस कांस्टेंट, और यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये भी होता है। ठीक है, अच्छा, तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं STP, ये भी बता दिया मैंने, इज़ 332, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पे अगर हमने अपना स्पीड ऑफ साउंड देखा है तो वो 332 आ रहा है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ़ द एयर प्रेशर बिकम डबल, एयर का जो प्रेशर था पहले P था, लेकिन अब 2P हो चुका है, AD डबल हो गया है। एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर को कोई तब्दीली नहीं आई, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर जो है ना हमारे पास इसमें कोई तब्दीली आई नहीं, T है। द स्पीड ऑफ साउंड बिकम, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, ज़रा यहाँ देखो, यहाँ देखो, फॉर्मूला याद होना चाहिए, V इज इक्वल टू होल रेडिकल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये कांस्टेंट है, RT अपॉन मोलर मास या मोलिकुलर मास कह लो, इसको कैपिटल M लिखो। ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल m और कैपिटल M में बड़ा फ़र्क आ जाता है हमारे पास, स्मॉल m ही लिख लो। अच्छा, तो ये आपके पास फॉर्मूला था, याद होगा आपको। अब देखो, इस फॉर्मूले में कहीं प्रेशर का जिक्र नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो, आप चाय बना रहे हो, पत्ती डबल कर दो और चीनी उतनी ही रखो, तो चाय क्या होगी, कड़वी हो जाएगी, है ना। अब आप चाय बना रहे हो, चाय के अंदर हवा डाल दो, तो हवा से तो ना पत्ती बड़ी ना चीनी बड़ी, चाय तो चाय रहेगी, जैसा टेस्ट था वही रहेगा। तो यहाँ बिल्कुल वही बात है, ये बोल रहे हैं हमने प्रेशर बढ़ा दिया लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, जो R की वैल्यू थी वो तो कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो हमारे पास अब वैल्यू क्या होगी वेलोसिटी की, तो हमें ना इसमें P नज़र ही नहीं आ रहा, तो यानी वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा प्रेशर बढ़ाने से। तो यहाँ पर क्या रहेगी, 332। अक्सर इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं, इसी तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं अक्सर, क्या यही चीज़ें आती हैं। अच्छा, कहते हैं हाउ डज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सीधा सीधा ये एक आपके पास लॉ है, मतलब यहाँ पर एक डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है कि ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि अब इसके डिटेल में क्या जाऊँगा, इसमें कुछ लिखा हुआ भी नहीं है इतना ज़्यादा। तो ये भी C है, दोनों C है। ठीक है, देख लेते हैं, C है ना दोनों। ठीक है, 5 हो गए हमारे, अब छठा करते हैं। अच्छा, तहम्मुल से करें, समझें बात को। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू, अब इसी फॉर्मूले को देखो, स्पीड ऑफ साउंड किस चीज़ के प्रोपोर्शनल है। देखो पॉइंट्स क्या दिए हैं वो देखो, अगर टेम्परेचर कहते तो हम टेम्परेचर को सही कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या देखो दिया हुआ पॉइंट, स्क्वायर रूट ऑफ आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। आप आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इधर तो दी भी नहीं है, तो उसको हटा दो, वो सही नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन, देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन ये रहा, यानी यही सही है, इसका मतलब है। ठीक है, SQUARE, स्क्वायर रूट ऑफ, अगर आपके फॉर्मूले अच्छे हो गए ना, आपको फॉर्मूले याद हो गए या आपके फॉर्मूले अच्छे हो गए, तो यकीन माने आपका जो आधा तैयारी है ना ECAT MDCAT की, वो तो ऐसी हो जाएगी, क्योंकि फार्मूला से ही सवाल तो बन रहे होते हैं। अच्छा चलो, मैं ज़रा फोकस कर लूँ, वरना मैं स्पेलिंग गलत लिख दूंगा। चलो, ये B हो गया मेरा, सही है। अब 7 की तरफ चलते हैं। ये वाला बड़ा ज़बरदस्त है, मैं इसी का वेट कर रहा था। देखो, हम टीचर भी वेट कर रहे होते हैं MCQs आने का, ताकि मज़ा आए पढ़ाने में। अच्छा देखो, कहते क्या है, द लेंथ ऑफ अ पाइप
आपको पाइप वाला जो मैंने केस पढ़ाए थे, 2 केस पढ़े थे हमने, एक क्लोज पाइप एक ओपन पाइप। यहाँ एक पाइप, यहाँ क्लोज वाले की बात है। अच्छा देखो, क्लोज से मुराद दोनों एंड क्लोज नहीं है, फिर तो एयर ना बाहर आएगी ना अंदर जाएगी। एक एंड क्लोज होगा, दूसरा ओपन होगा, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ क्लोज एट वन एंड इज एल, यानी जो पाइप है वो एक तरफ से तो क्लोज है, तो मैं ऐसे इसको क्लोज कर देता हूँ, और इसकी एल जो लेंथ जो है वो आपको दी हुई, इन्होंने एल करके दी हुई। अब लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इन द स्टैंडिंग वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 7 टाइम्स। अच्छा याद रखो, ये कंडीशन बहुत ज़बरदस्त बोली है इन्होंने। इन द स्टैंडिंग वेव पैदा होगी इसके अंदर, आपको पता है स्टेशनरी वेव क्यों पैदा हो रही है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। हुज फ्रीक्वेंसी इज 7 टाइम, फ्रीक्वेंसी 7 टाइम है, किसके मुकाबले में? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में, ठीक है, ये बात याद रखना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एफ एम इज इक्वल टू एन एफ वन, ये याद है। अब देखो, क्लोज पाइप में एक कंडीशन हमारी ख़ास थी, वो क्या कंडीशन थी कि बाल ठीक कर लेते हैं क्लोज पाइप में हमारी कंडीशन एक ख़ास थी, वो ये थी कि एन जो है ना वो ऑलवेज ऑड नंबर आ रहा था, यानी 1, 3, 5 और 7। अभी यहाँ पर भी इन्होंने 7 का है, तो यानी n की वैल्यू इन्होंने 7 दी हुई है, आपको ये याद रखना। ये हमारी असल कंडीशन है कि n की वैल्यू 7 दी है इन्होंने। अब देखो यहाँ पुट करते हैं, f7 इज इक्वल टू, अच्छा पूरा सवाल कर लेते हैं। व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस आपको बताना है। देखो यहाँ पर देखो, इसको समझो ज़रा, टेंशन नहीं लो। देखो स्टैंडिंग वेव इस तरह की पैदा होती है ना, एक एंड ऊपर होता है, एक एंड नीचे होता है, तो जहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस होता है, एम्पलीट्यूड मैक्स मिनिमम होता है, तो वो नोड होते हैं, तो इसे हम n बोल रहे होते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता है, कैपिटल N बोल रहे होते हैं यहाँ पर। और ये कैपिटल N कितने के बराबर होता है? अगर आधी वेव लेंथ हुई है तो लैम्डा अपॉन 2 के बराबर होता है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर आ गया 7। अब ये किसके बराबर होता है? आपको पता होना चाहिए, ये बराबर होता है v अपॉन 4L के, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको, बहुत अच्छी माशाल्लाह से। फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? v इज इक्वल टू एफ लेमडा मल्टीप्लाई में, तो उसको f के लिए सेट करा दो, तो ये हो गया लेमडा इज इक्वल टू एफ। अब f को यहाँ पुट कर दो, देखो ये 7 ऐसे कोई मसला नहीं होगा, इसको यहाँ पुट कर दो, v अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 7v 4L। देखो ये भी v है, यानी स्पीड ऑफ साउंड, ये भी v है, स्पीड ऑफ साउंड कैंसिल हो गया। अच्छा अब जस्ट सेट करा दो 4L अपॉन 7, देखो 4L ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया और लेमडा ऊपर चला गया। अब देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, एक नोड से लेके दूसरे नोड तक का जो डिस्टेंस होता है, यानी जो वेवलेंथ होती है वो हाफ बन रही होती है, आप देख भी सकते हो यहाँ पर। तो इधर से आपने 2 तोड़ना होगा, तो कहते हैं ना हमारे बंदे तोड़ लिए, तो यहाँ से हम अपने 2 तोड़ते हैं। अब नीचे ले जाओ, 2L अपॉन 7 इक्वल टू लेमडा अपॉन 2, तो वेवलेंथ उस जगह पर आ रही होगी लेमडा अपॉन 2, जो कि बात बिल्कुल ठीक है, और लेंथ जो आ रही होगी, पाइप की लेंथ आ रही होगी 7 अपॉन L, मतलब 2L अपॉन 7। देखा कितना लॉजिकल MCQs था, लेकिन हमने पढ़ा हुआ था, मैंने भी पढ़ा हुआ था तो मुझे आ गया। चलो भी आ गया। अच्छा थोड़ा सा टाइम लग रहा है भाई, 18 मिनट चले गए, लेकिन ये काम के MCQ से इसलिए करा रहा हूँ। चलो अब आगे तेज़ करा देता हूँ, बस एक कैलकुलेशन वाला फिर हो जाएगा। कहते हैं अ 620 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सॉन्ग ऑफ अ आइसक्रीम ट्रॉली। आइसक्रीम ट्रॉली आपने देखी होगी अक्सर, वॉल्स की, इग्लू की और ओमोर की घूम रही होती है। वो हॉर्न मतलब वो एक गाना बजाते हुए जा रहे होते हैं अपना, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ भाई आइसक्रीम वाला आ गया, हम आइसक्रीम ले लेते हैं। तो भाई अगर गाना बज रहा है यानी साउंड निकल रहा है यानी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 620 हर्ट्ज की आपको जो मिल रही है। अप्रोचेस विथ वी वेलोसिटी से आप तक आ रही है टू अ बॉय स्टैंडिंग। अच्छा आप अपने घर में या गेट पे खड़े हुए हो, एट द डोर ऑफ हिज हाउस, घर के बाहर खड़े हुए। इस हेयर फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी सुनी, कितनी सुनी फ्रीक्वेंसी? f1 सुनी, जो कि है 620 की, इतनी फ्रीक्वेंसी आपने सुनी। अभी आप खड़े हुए हो, चल रहे नहीं हो, खड़े हुए हो, ठीक है, याद रखना। इफ़ द ट्रॉली इज स्टॉप, अब ट्रॉली रुक गई, एंड द बॉय अप्रोचेस टू आइसक्रीम, अब आपको पता है आइसक्रीम कितनी पसंद होती है बच्चों को, तो अब ट्रॉली रुक गई है, बच्चा आइसक्रीम की तरफ चला गया। ट्रॉली विथ सेम स्पीड, अच्छा आइसक्रीम ट्रॉली विथ सेम स्पीड, आइसक्रीम ट्रॉली की स्पीड है v1, मतलब बच्चे ने जो स्पीड ली है वो v1 ही ली है।
द बॉय नाउ हेयर द साउंड विथ फ्रीक्वेंसी F2। अच्छा, थोज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपने ये बताना है कि जब ट्रॉली चल रही थी तो उस वक्त बच्चे को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिली, जब ट्रॉली रुक गई बच्चा चलना शुरू हुआ, और बच्चा किस स्पीड से चला, याद रखना बच्चा चला है उसी स्पीड से जिस स्पीड से ट्रॉली चली थी, तो जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिल रही होगी, या जब सिर्फ ट्रॉली खड़ी हुई थी और बच्चा खड़ा हुआ था जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिल रही होगी। आओ इसको देखते हैं। अब देखो मैं बहुत लंबा तो नहीं जाऊँगा कैलकुलेशन में, आप लोग भी बोलोगे नहीं जाएँ सर, तो मैं मतलब ईजी कैलकुलेशन पे जाता हूँ। देखो जब बच्चा चला उस वक्त सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी, डॉपलर लॉ का ये अपना तीसरा वाला जो एक केस है, ठीक है, इसको देख लेना, फॉर्मूले को समझ भी आ जाएगी बात। तो ये F2। अच्छा, जब ट्रॉली चल रही थी तो उसके बाद कम स्पीड आ रही होगी, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कब आई, जब बच्चा चला। अच्छा, उससे कम फ्रीक्वेंसी कब आई, जब ट्रॉली चली, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी कब आई, जब सिर्फ ट्रॉली खड़ी हुई थी। तो ये ऑर्डर है इसका, F2 F1। मुश्किल लग रहा होगा, जाके ज़रा एक बार डॉपलर के लॉस देख लो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको बात पूरी समझ आ जाएगी। अच्छा चलो आओ आगे तीसरा करते हैं। क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, न्यूमेरिकल्स में भी कुछ टाइम सेफ होगा हमारा, क्योंकि बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस नहीं है, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह आपको। बी है ना, बी ही है। अच्छा, द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इन विच टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ। याद रखना दो वेवलेंथ की बात हुई है, तो देखो λ1 इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है सेंटीमीटर में। देखो गैस में दो वेवलेंथ हैं, यानी दो साउंड की वेव पैदा हो रही हैं। अब देखो दो साउंड की वेव हैं और स्लाइटली डिफरेंस है वेवलेंथ में, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, यानी यहाँ पर बीट का कॉन्सेप्ट आएगा। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पिछले टॉपिक्स पढ़े में होंगे ये, वरना तो मुश्किल हो रही होगी आपको ना। अच्छा, अब करते हैं, हमें सेंटीमीटर में आंसर नहीं देने, मीटर में देना है, तो सेंटीमीटर को ख़त्म करते हैं। तो 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, ये मीटर में आ जाएगा, तो क्या आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये आएगा आपके पास 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर आ जाएगा। कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, कोई हमारा आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं हम λ2 के लिए काम, तो 0. पहले लिख लेते हैं वैल्यू, 50.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, λ2 इक्वल टू 0.504। ये देखो 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 के बगैर कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, इधर 4 नहीं हटाना, ठीक है, यहाँ से 4 नहीं हटाना। अच्छा, तो ये मीटर में आ गया। अब बीट का फॉर्मूला बताओ मुझे, FB लिख रहा हूँ, यानी बीट का फ्रीक्वेंसी। अच्छा, यहाँ पे और आगे भी दिया हुआ, आगे भी पढ़ते हैं। प्रोड्यूस 6 बीट पर सेकेंड, 6 बीट आ रही है पर सेकेंड। देखो बीट आ रही है पर सेकेंड, इसका मतलब है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी आ रही है आपको, FB इक्वल टू 6, तो क्या आएगा, बिल्कुल सही, सही आप पहुँचे। देखो जो बड़ी वैल्यू है ना वो पहले रखो, तो बड़ी वैल्यू ये है, तो यानी λ1 माइनस λ2। देखो याद रखना बीट में फिक्स नहीं है कि λ2 प्लस λ1 है या λ1 माइनस λ2 है, ये याद रखना, बीट में फिक्स नहीं है कि λ1 माइनस λ2 है या λ2 माइनस λ1 है। जो वेवलेंथ बड़ी है उसे आप पॉजिटिव रखो और जो छोटी है उसे नेगेटिव, तो ये λ2 छोटी थी तो इसलिए मैंने नेगेटिव रखा है। अच्छा, अब देखो ये गलत लिख दिया है मैंने, ये लैम्डा नहीं है, ये तो समझाने के लिए लिखा है मैंने, लेकिन ये F1 आएगा और ये F2 आएगा, फ्रीक्वेंसी है ना भाई, ये फॉर्मूला है ना, ये समझाने के लिए मैंने उसे लैम्डा कहा था उस वक्त। अब सब बच्चों को ये बात पता है कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, V इज इक्वल टू F लैम्डा का फॉर्मूला लगा लो, तो V अपॉन F इज सॉरी लैम्डा को यहाँ रहने दो, F यहाँ आने दो, बल्कि गलत कर रहा है, सही कर रहा है। देखो लैम्डा यहाँ आ गया, F यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पुट कर दो, अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी। साउंड की वेलोसिटी तो सेम रहेगी, सेम मीडियम में ना, तो λ2 माइनस V अपॉन लैम्डा, सॉरी 1 है, 1 और ये 2, ठीक है। अच्छा, अब जस्ट हमने क्या करना है, V को कॉमन निकाल लेना है, V हमारा कॉमन आ गया, तो ये आ गया 1 माइनस λ1 माइनस 1 अपॉन λ2। तो बकिया काम करते हैं हम नमाज के बाद। अच्छा, तो एक चीज़ आप लोग नोट कर रहे होंगे कि MCQs में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो देखो मैं जानबूझ के टाइम नहीं खींच रहा हूँ, यहाँ पर MCQs नहीं है, न्यूमेरिकल है, तो सॉल्व करवाना पड़ रहा है, तो इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। अब बगैर सॉल्व कराए तो मैं नहीं जा सकता ना आपको आगे लेके,
तो देखो अब यहाँ पर ज़रा वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। FB 6 दिया हुआ है हमें, देखो यहाँ लिखा हुआ था मैंने, ये बीट फ्रीक्वेंसी थी, और यहाँ पर ये V निकालना है हमें, हमसे V ही मांगा था। आई होप मैंने मार्क कर दिया। अच्छा ये देखो 1 क्या दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है मुझे, और 0.504 दिया हुआ है। अच्छा इस पूरे फैक्टर को एक साथ कैलकुलेट कर लो, इस पूरे फैक्टर को एक साथ कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ मैं। तो 1/0.5 कैलकुलेटर का इस्तेमाल मस्ट करो और अच्छी तरह करो ताकि आपके लिए पेपर भी आसान हो जाए। देखो आपके पास जो वैल्यू आ रही है 0.015 आ रही है। ये पूरी चीज़ सॉल्व होकर ये वैल्यू दे रहा है 0.015। थोड़ा एक नंबर और ले लो तो आपका आंसर और अच्छा आ जाएगा। अच्छा ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑब्वियस है कि वहाँ जाके डिवाइड होगा। तो 6 डिवाइडेड बाय 0.0158 इक्वल टू V। तो नाउ अवर V इज़ 6 डिवाइडेड बाय 0.0158 इज इक्वल टू, अच्छा ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, उसकी वजह ये कि एक नंबर मैंने ज़्यादा ले लिया। अच्छा वैल्यू हमारी काफ़ी ज़्यादा आ गई है, इतनी ज़्यादा आनी नहीं चाहिए थी। वैल्यू हमारी 400 तक क्रॉस कर गई है, वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है। अच्छा मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, तो 15 ठीक है। अच्छा वैल्यू ज़्यादा आने की वजह ये बन रही है कि हमने ना नंबर कम लिए हैं, हमें ना यहाँ मज़ीद नंबर लेने होंगे, वरना अगर हम नंबर कम लेंगे तो वो बहुत करीब करीब जाता रहेगा। ठीक है, वैसे हमने किया सही है, हमने कराई गलत नहीं किया। मैं ज़रा यहाँ आपको बताता हूँ नंबर क्या आ रहा है, इसको देख लो। 1 डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस, अच्छा वो ये चीज़ आ गई ताकि आपको बात समझ में आए, 0.4 एक मिनट ज़रा, डिवाइडेड बाय, तो ये आ रहा है आपके पास, मैंने 50.4 को डिवाइड किया तो 0.504। अच्छा तो ये मैंने 1 को डिवाइड किया 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.504, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही थी, 0.7 आ रही थी। 7 भी लेना पड़ेगा वरना हमारा आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है 7 भी आ गया। अब देख रहे हो ये फ़र्क आता है, कभी कभार नहीं फ़र्क बन रहा होता है। 6 डिवाइडेड बाय 0.01587, अब देखो आपका आंसर सही आ रहा है। अब इसको और अच्छा करना है ना तो एक और हल ये हो सकता है कि 9 कर दो। ठीक है, तो अब बहुत करीब करीब चले गए हम अपने आंसर के। देखो यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ और समझा दूँ कि ये ना आंसर बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। हम एक नंबर कम ले रहे हैं तो वो 400 पर जा रहा है, एक और नंबर कम ले रहे हैं तो वो 300 पे जा रहा है। अब इसका मसला हल करने का तरीका पता है क्या, राउंड ऑफ कर लो, राउंड ऑफ बेस्ट है। 7 है, एक कैरी दोगे आगे क्या हो जाएगा, बेशक 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या था हमारा 7 था तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 को एक कैरी आगे दोगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, मज़ीद कैरी भी पीछे से चलती हुई आ रही थी लेकिन वो हमने ली नहीं है, तो अब 6 रख के सॉल्व करते हैं। अब हमारा आ रहा है 375, तो 375 ही ठीक है, 375 ठीक है। 375 तो नहीं दिया हुआ लेकिन 8 दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं हम इसको ना और मज़ीद कम करके ये ले लेते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ वजह क्या है। देखो थोड़ा सा ना कैलकुलेशन में इसकी फ़र्क आ रही है, इसका आंसर ना A या B इन दोनों में से एक है। ठीक है, अब मेरा जो आंसर आ रहा है ना वो बहुत बहुत करीब B के आ रहा है, A के नहीं आ रहा, तो मुझे B ही रखना चाहिए वरना तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो B सही है, B रख लो भाई इसको। ठीक है चलो B रख लो, अब हम इसको B ही रख के सॉल्व करेंगे। B सही है इसका जवाब। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया हो। अब चलो आगे करते हैं। अब देखो अगला MCQs भी न्यूमेरिकल ही है पूरा का पूरा, चलो इसको भी कराता हूँ, टेंशन नहीं लो, करा देता हूँ। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। कह रहा है द स्पीड ऑफ अ वेव इन अ मीडियम इज़, स्पीड इतनी है मीडियम में। अच्छा देखो एक चीज़ मैं यहाँ करेक्ट कर दूँ कि स्पीड ऑफ साउंड गैस में, यहाँ गैस का जिक्र किया था इन्होंने, आनी चाहिए थी कितनी, 303, लेकिन वो आ नहीं पा रही है 303। ठीक है, वो ज़्यादा ही बड़ा नंबर आ रहा है, तो हम यही लेके चलते हैं। अच्छा तो अभी स्पीड हमें कितनी दी हुई है, स्पीड हमें यहाँ पे इन्होंने दी हुई है 760 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं इफ़ ये फ्रीक्वेंसी है, अभी मैं बताता हूँ फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी।
चलो यहाँ वेव्स कितनी आ रही है, वेव्स लिख लो इसे, वेव्स कितनी आ रही है आपकी 3600 वेव्स आ रही हैं आपकी, आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट से ये पास हो रही है वेव्स, कितने टाइम में पास हो रही है, टाइम भी दिया हुआ है आपको 2 मिनट, MINUTES मिनट्स। अब इसे फ्रीक्वेंसी में कैसे लेके जाओगे, देखो बहुत आसान है, F इज़ इक्वल टू वेव्स, जो वेव्स आ रही हैं उन्हें डिवाइड कर दो टाइम से, लेकिन ये टाइम मिनट में है तो मल्टीप्लाई कर लेना 60 ताकि वो सेकंडों में चला जाए। ठीक है, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 2 मिनट में हो गए 112 सेकंड। तो ये आ गया आपका कितना 3600 डिवाइडेड बाय 120, तो फ्रीक्वेंसी आपकी देखो कितनी आ रही है, 3600 डिवाइडेड बाय 120, 30 आ रही है फ्रीक्वेंसी, 30 हर्ट्ज़ पर आ रही है, 30 हर्ट्ज़। ठीक है, अच्छा अब पूछा गया था इन्होंने, देख लेते हैं आगे निकालने को लिए क्या कहा है, वेवलेंथ मांग रहे हैं, व्हाट इज़ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ निकाल लेते हैं। अच्छा देखो वेवलेंथ कैसे निकालोगे, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा, तो v अपॉन एफ इक्वल टू लेमडा। अच्छा तो v कितना दिया हुआ है 760 डिवाइडेड बाय 30, तो 760 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 25.3। देखो यही दिया हुआ जवाब में, आई होप यही दिया हुआ होगा, हाँ यही दिया हुआ है, तो 25.3 ये भी आ गया हमारा। चलो ये हमारे कंप्लीट हो गए, आओ इन्हें चेक कर लेते हैं, बी ए बी सी सी बी बी सी बी बी बी। चलो ये हमारे हो गए। MCQs में बहुत टाइम लग गया, अमूमन इतना टाइम नहीं लगता, 31 मिनट लग गए, लेकिन आपके सामने है कि इसमें तो 4-5 न्यूमेरिकल दिए हुए थे मुझे, तो वो भी तो मुझे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी थी ना, कराना था। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाता हूँ तो देखो मुझे भी खड़ा ही रहना पड़ता है। अब देखो आधे घंटे से तो मैं पूरा खड़ा हूँ ना आपके सामने, अभी देखो मज़ीद मुझे और टाइम देना है। तो मसला यहाँ पर इसका नहीं है, मसला ये है कि आपको समझ में क्या आया, बात क्या समझ में आई। चलो अब करते हैं CRQs, उसमें थोड़ा टाइम सेव कर लेंगे। उसकी वजह यह है कि CRQs वही चीज़ें हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेनेशन उसकी ले चुके हैं। चलो सबसे पहले CRQs से स्टार्ट लेते हैं, इधर कर लेते हैं CRQs। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 से होगा, बहुत आसान है, वाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम से क्यों ट्रेवल नहीं करता। सिंपल है भाई, वैक्यूम के अंदर हमारे पास जो है वो पार्टिकल्स ही नहीं होते, वैक्यूम में जो है वो कोई गैस कुछ भी नहीं होती। तो आपको पता है साउंड एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, तो उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, तो वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है तो इसलिए ट्रैवल नहीं करता। ठीक है, अब दूसरा करते हैं। अच्छा दूसरा कहते हैं, आपके साथ बराबर में चल रहा होगा, ऑन व्हाट फैक्टर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, किस फैक्टर पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। तो बहुत सारे फैक्टर थे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, मास, ठीक है बहुत सारी चीज़ें थी, और डेंसिटी ऑफ एयर, मॉइस्चर, प्रेशर, टेम्परेचर, विंड, इन सब पे डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा पढ़ भी लेना इन्हें, कोई मसला नहीं है, हमने इसे पढ़ लिया है, हम इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो बात समझ आ जाएगी। अच्छा कहते हैं व्हाट आर द कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ वेव, इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन है। देखो भाई वेव की इंटरफेरेंस कराने के लिए ये ज़रूरी है कि वेव्स जो है वो कोहेरेंट होनी चाहिए, और जो है वो एक ही सोर्स से निकलनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम वेवलेंथ होनी चाहिए, जब जाके आपके पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना आता है। और इंटरफेरेंस दो किस्म के, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कोहेरेंस, सिमिलर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ओवरलैपिंग इन स्पेस एंड टाइम, कांस्टेंट वेव स्पीड, हाईली फ्रीक्वेंसी सोर्स। ठीक है, ये इसकी कंडीशन बता दी। अच्छा अब आओ चौथा क्वेश्चन करते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, टेंशन नहीं लो, पूरा चैप्टर हम करके आए हैं यहाँ पर। इज़ द एनर्जी ऑफ अ वेव इज़ मैक्सिमम और मिनिमम एट नोट्स। तो देखो नोट्स पे तो आपके पास एनर्जी क्या होती है, एक एनर्जी मैक्सिमम और एक मिनिमम होती है। कौन सी वाली एनर्जी मैक्सिमम होगी, आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो वहाँ पर जो है वो मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर मिनिमम होगी। देखो लिखा हुआ है नोट आर पॉइंट विथ मिनिमल और ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम, कॉन्सिक्वेंटली द एनर्जी ऑफ वेव्स इज़ एट मिनिमम at those location. Nodes represent
रीजन ऑफ लो एनर्जी बिकॉज द पार्टिकल्स इन द मीडियम। अच्छा देखो यहाँ पर इन्होंने जनरल एनर्जी की बात की है तो ज़ीरो बोल दिया, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बात करोगे तो आपको अच्छी तरीके से पता है, हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, 5वां करते हैं। Why is it possible to understand the word spoken by two people at the same time? देखो एक ही टाइम पर दो लोग बोल रहे हैं, बेशक आपके सर में तो दर्द होगा दोनों लोगों की आवाज़ सुन के, लेकिन आपको बात समझ में आ रही होगी। फॉर एग्जांपल बहस हो जाती है किसी की, तो बहस में आप देखते हो दोनों एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी बात समझ आ रही होती है दोनों की कि कौन क्या अल्फाज बोल रहा है। और अगर कोई गाली दे दे तो फ़ौरन पकड़ना आया तो उसने तो गाली दे दी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों एक साथ बोल रहे हैं फिर भी आप समझ रहे हो। तो इसके होने की वजह ये होती है कि भाई देखो हर इंसान की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है ना, हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी से बोल रहे हैं, पिच अलग है। बेसिकली लड़कियों यानी जो वुमेन होती हैं इनकी पिच ज़्यादा होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी मर्द की फ्रीक्वेंसी हल्की होती है, तो यहाँ पर मर्द की फ्रीक्वेंसी कम आ रही है। अच्छा तो यहाँ देखो लिखा हुआ है इन द रिलीम ऑफ साउंड अंडरस्टैंडिंग वर्ड स्पोकन बाय टू पीपल साइमल्टेनियसली रिलाइज ऑन द ऑडिटरी सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा मेडिकल सेंस में जवाब दिया है, लेकिन मैंने थोड़ा फिजिक्स के सेंस में जवाब दे दिया आपको। दोनों सेंस ठीक है, मसला नहीं है। ई और क्यू ये नहीं बोल देना इसलिए समझ में आ रहा होता है कि वो करीब बैठा हुआ होता है हमारे ये बोलोगे तो फिर तो कट जाएगा भाई। करीब दूर बैठने की वजह नहीं है, वजह है आपके पास साइंस इसके पीछे की। अच्छा कहते हैं ईयर क्यूज में डिफाइंड अ साउंड वेव एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, डिस्कस द की प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव such as frequency, wavelength, amplitude, speed of sound of propagation। समझ गए ना? साउंड वेव क्या है बताओ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड, ये सब बताओ। सब पढ़ चुके हो आप लोग। देखो साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, ये हम पढ़ चुके हैं। अच्छा नेचर ऑफ साउंड वेव एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, कंप्रेशन एंड रेडिफेक्शन होती है इसमें, प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को आगे लेके जाती है, वेव फ्रंट होता है इसमें, फ्रीक्वेंसी एंड पिच, फ्रीक्वेंसी और पिच अलग अलग है, थोड़ा सा फ़र्क है इन दोनों में, एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस होती है। सही है, चलो ये आपका पहला हो गया। दूसरा डॉपलर इफेक्ट आ गया, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये डॉपलर इफेक्ट पेपर में आए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द डॉपलर इफेक्ट इन साउंड वेव। डॉपलर इफेक्ट बताना है साउंड वेव में, डॉपलर इफेक्ट लाइट पे भी होता है, अभी मोबाइल जाता। ठीक है, अच्छा तो देखो केसेस बताने, बेसिकली यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बतानी है, तो यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा मोशन ऑफ द सोर्स, अच्छा डॉपलर इफेक्ट में क्या 6 कंडीशनें पढ़ी थी आपने? अच्छा अभी मैं गिर जाता। अच्छा डॉपलर इफेक्ट में आपने 6 कंडीशनें पढ़ी थी। एक कंडीशन क्या थी कि सोर्स मूव कर रहा था, ऑब्जर्वर रुका हुआ था, टूवर्ड यानी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा था। दूसरी कंडीशन में सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा था। तीसरी कंडीशन में सोर्स रुका हुआ था, ऑब्जर्वर करीब आ रहा था। चौथी कंडीशन में ऑब्जर्वर जो है वो दूर जा रहा था सोर्स से। पाँचवीं कंडीशन में दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, और छठी कंडीशन में दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, आई होप याद हो, रिवीजन ले लेना, कोई मसला नहीं है। द डॉपलर इफेक्ट इज द फिनोमिना इन फिजिक्स दैट डिस्क्राइब द परसीव्ड चेंज इन फ्रीक्वेंसी, और ये मोशन करने की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा था, ये पता है आपको। मोशन ऑफ द सोर्स लिखा हुआ है, मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर लिखा हुआ है, डॉपलर इफेक्ट इन डेली लाइफ, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है जो देखने के लिए मिल रही होती है। ठीक है, अब तीसरे पे आ जाओ। अच्छा व्हाट इज़ स्टैंडिंग वेव, ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। स्टैंडिंग वेव कब पैदा होती है? जब दो वेव्स आपस में मिले, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन उसमें हो रही हो। ठीक है, स्टैंडिंग वेव लिखी हुई है यहाँ, प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडिंग वेव भी लिखा हुआ है, नोड होता है उसमें, एंटी नोड होता है बेशक। ठीक है, बगैर नोड और एंटी नोड के तो स्टैंडिंग वेव होती ही नहीं है। अच्छा लोकेशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है नोड की लोकेशन कहाँ होती है, एंटी नोड की लोकेशन बना नहीं रहा हूँ, लेकिन आप सब पढ़ चुके हो, चलो बना देता हूँ। देखो ये आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है नोट एन, ठीक है, ये आ रहा है आपका एंटी नोट ए एन। ठीक है, ये बन नहीं है, बन लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आंसर चल रहा है बराबर में, पूरा नोट डाउन कर लेना। डिफाइन द डॉपलर इफेक्ट एंड ड्राइव द डॉपलर इफेक्ट इक्वेशन। अच्छा देखो यहाँ सवाल सुनो, पीछे उन्होंने सिर्फ डॉपलर इफेक्ट की बात की थी, इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं मांगी। यहाँ उन्होंने साफ कह दिया इक्वेशन है भाई दो, यानी डॉपलर इफेक्ट के 6 केसेस बताओ हमें, हम सुनना चाहते हैं आपसे। तो सारे केस लिखे हुए, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर एट रेस्ट। डॉपलर इफेक्ट के बारे में बताना पहले, फिर केस शुरू करना, डायरेक्ट केस शुरू नहीं कर देना। अच्छा ये पहला केस है। दूसरा केस सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एट रेस्ट। अच्छा तीसरा केस आ जाओ, ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड एट सोर्स एट रेस्ट।
टू व्हाट, याद रखना। ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स एट रेस्ट। मोशन ऑफ बोथ, दोनों मोशन करेंगे, सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग टू वर्ड ईच अदर। सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। 50 मिनट में समझाया था ये सवाल मैंने आपको, मुझे अभी भी याद है क्योंकि 3 दिन पहले अपलोड किया है। करीब है ये सवाल बहुत ज़्यादा, अभी अभी अपलोड हुआ है, तो पढ़ लेना आप लोग इसको, ठीक है, छोड़ना मत। ये चौथा था, 5वां करते हैं। डिफाइन स्टैंडिंग वेव एंड एक्सप्लेन हाउ दे आर फॉर्म। स्टैंडिंग वेव क्या है, कैसे बनती है बताओ। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की वजह से बनती हैं, ठीक है, याद रखना। स्ट्रिंग के अंदर भी बन रही होती हैं, साउंड वेव की वजह से भी बनती हैं, और हम पढ़ चुके हैं इसे बहुत ज़्यादा, ठीक है। लिख लेना स्टैंडिंग वेव, एमी इंग्लिश सेंटर, पूरी वीडियो मिल जाएगी। अब देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, इनकाउंटर है, ओवरलैप, इंटरफेरेंस, स्टेबल स्टैंडिंग वेव पैटर्न, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हायर हार्मोनिक, रिलेशन बिटवीन हार्मोनिक एंड वेवलेंथ, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे फेवरेट वाले सेक्शन पे, जो कि न्यूमेरिकल वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आपको ऐसा लग रहा होगा सर आप तो बहुत तेज़ करा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। देखो ये क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है, इसका मतलब ये है कि हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं। जब टॉपिक पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं ना, अमूमन आप क्लास 1 क्लास 2 से ये करते हुए आ रहे होंगे, तो हमने पढ़ लिए हैं टॉपिक्स, तो अब कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। चलो, अब बड़े आसान और समझने वाली चीज़ें हैं आपके लिए। चलो समझना है, सही है। न्यूमेरिकल नंबर 1, अच्छा इसको हटा देते हैं चैप्टर। अच्छा देखो, नोट्स वगैरह अगर नहीं लिए तो भाई ले लेना, उसमें भी ये चीज़ें सॉल्व हैं, तो वहाँ भी मिल जाएंगी, परेशानी तो होगी नहीं आपको, इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। चलो 1 मिनट ज़रा मैं निकाल लूँ इन्हें, क्वेश्चन निकाल लूँ फिर कराता हूँ। हाँ, द इक्वेशन ऑफ अ वेव, आपको एक वेव की इक्वेशन दी हुई है। अब उस इक्वेशन में कुछ चीज़ें पुट भी कर दी हैं उन्होंने, देखो क्या कह रहे हैं। अब इक्वेशन क्या है, गिवन डेटा में इक्वेशन दे दी, अब इससे डेटा निकालना सीखो ज़रा आज। हमेशा तो आपको पैरामीटर दिए हुए होते थे, अब इक्वेशन से डेटा कैसे निकलता है। फॉर एग्जांपल समझो आपके पास है v = s/t, मैं इसको ऐसे दे दूं, v = 5/t, मैं पूछूं डिस्टेंस क्या है, तो बेशक डिस्टेंस 5 होगा। चलो इसको 6 लिख लो, वरना वो 5 ही लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है, समझ गए, यहाँ बिल्कुल वही काम होगा। तो इक्वेशन क्या है, अच्छा 2 पैरामीटर पे डिपेंड करती है ये इक्वेशन, x और t पर। 3.5 साइन पाई 3/0 यानी x माइनस, एक मिनट रुको, -660। अब इक्वेशन क्या थी, जरा इक्वेशन याद करो, y = a, यही थी ना इक्वेशन, y = a, बगैर अगर वैल्यू पुट करे दूँ, साइन थीटा kx - ωt, यही पढ़ी थी। अब समझ गए होगे सारी बात। ये चीज़, एक मिनट इधर इस तरफ आ जाओ, ये चीज़ क्या है, ये चल क्यों नहीं रहा, ये चीज़ क्या, बल्कि ये ख़राब हो गया, एक मिनट रुको, ये चीज़ क्या दी हुई है आपको, एक मिनट ज़रा मैं पेन मार कर उठा लूँ। हाँ अच्छा देखो, ये चीज़ क्या दी हुई है आपको, ये चीज़ दी हुई है वेवलेंथ, ठीक है। अब साइन के बाद क्या आता है, एम्पलीट्यूड, तो ये दिया हुआ एम्पलीट्यूड। ये क्या है, x तो एज इट इज़ दे दिया, ये k की वैल्यू दे दी, ओमेगा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ, समझ गए मेरी बात। ऐसे इसमें से वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है। चलो अब वो यही पूछेंगे आपसे, मैंने पहले ही बता दिया। अच्छा सेंटीमीटर में दी हुई चीज़ें पहले उन्होंने कह दी, और ये कहेंगे वेयर t इज इन सेकेंड, t सेकेंड में दिया उन्होंने आपको। x एंड y बोथ आर इन सेंटीमीटर, x और y दोनों सेंटीमीटर्स में है, यानी सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दी हुई हैं। कहते क्या है, 2 चीज़ें फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स की, टू फाइंड, 2 चीज़ें फाइंड करेंगे आप। एक पता करेंगे एम्पलीट्यूड, मैं सिखा चुका हूँ कैसे निकालोगे, और दूसरा पता करोगे आप वेवलेंथ है, हाँ वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा देखो मैंने बताया ना, ये एम्पलीट्यूड है, ये a है, साइन से पहले एम्पलीट्यूड होता है, तो हेयर ए क्या दे दिया, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बस कंपेयर करके निकालना, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो वहाँ तो यूनिट नहीं लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा ना सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में लिख रहा है। चलो अच्छा अब आगे मुझे बताओ और क्या निकालना है, वेवलेंथ। के क्या दिया हुआ है, के है आपके पास π/3/2, 3 दिया हुआ बल्कि। अच्छा देखो यहाँ x दिया हुआ है, चाहो तो यहाँ भी x लिख लो, यहाँ भी लिख लो, लेकिन वो कैंसिल हो जाएंगे, तो बस डायरेक्ट k लिखो। अब as we know
डैट। क्या जानते हैं हम? ये जानते हैं कि k बराबर होता है 2 पाई अपॉन लेमडा के। पुट करो ज़रा, तो k क्या दिया हुआ है? 2 पाई अपॉन लेमडा इज इक्वल टू पाई अपॉन 3। लेमडा से लेमडा जस्ट कैंसिल करो और उधर ले जाओ, सॉरी पाई से पाई कैंसिल करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा लो और लेमडा को ऐसे लिख लो, तो लेमडा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यही आ रहा है? हाँ यही आ रहा है। ठीक है, तो ए में ये निकालना था, ए में ये निकालना था, बी में ये, बल्कि यहाँ से बी में ये निकालना था। ठीक है, तो बस इतना सा था ये जवाब इसका। अब याद रखना, पेपर में ऐसे वो कुछ भी दे दें, टाइम पूछ लें, या आप निकाल सकते हो, बस आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, आप कंपेयर कर लेना उसे वहीं पर। ठीक है, देखो मैंने कंपेयर भी कर दिया उसे उसी वक्त, ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था। इसी तरह हमारे पास अभी इस बुक में बहुत सारे पेजेस बाकी हैं, आगे क्या हुआ वो मैं अभी बताऊंगा। चलो, गिवन डेटा टू फाइंड। देखो मैं भी तो काफ़ी टाइम से खड़ा रहता हूँ ना, तो इसलिए हमें भी चाहिए होता है भाई। अच्छा अब देखो, ये दूसरा है ना, ये कोई क्वेश्चन है, तो इसको ज़रा क्वेश्चन की टाइप से करते हैं। अच्छा, वाई इज़ इट दैट योर ओन वॉइस साउंड स्ट्रेंज टू यू? आपकी साउंड मतलब आपकी आवाज़ आपके लिए स्ट्रेंज क्यों है? वाई इज़ इट दैट योर ओन वॉइस, एक मिनट रुको, आगे पीछे हो गया, हाँ ये रहा, स्ट्रेंज टू यू व्हेन यू हेयर इट प्ले बैक ऑन अ टेप रिकॉर्डर। अब एक बात सुनो, आप मोबाइल में मतलब व्हाट्सएप पे अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करो, फिर उसे सुनो, तो बड़ा अजीब सा लगता है, यानी कौन इतना अजीब अजीब बोल रहा है, जबकि वो आप ही ने रिकॉर्ड किया होता है। अब ऐसे क्यों होता है? फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो यहाँ लिखा हुआ है, बट योर फ्रेंड ऑल एग्री दैट इट इज़ जस्ट योर ओन वॉइस साउंड लाइक। चलो, द परसेप्शन ऑफ योर ओन वॉइस साउंडिंग स्ट्रेंज व्हेन प्ले बैक ऑन अ recording device is due to difference in how your hear your voice while speaking compared to you other hear it extremely। इस वजह से हो रहा होता है। ठीक है, यानी आप जब खुद सुनते हो तो वो आपको अलग सी मालूम हो रही होती है। अच्छा, अब आप तीसरा करते हैं। चलो ये अच्छा हो गया, तो क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल में। अच्छा, why the speed of sound in solid is much faster than the speed of sound in air? ये पूछ रहे हैं कि आपने अभी MCQs में बताया था कि VH ज़्यादा है VA से, ऐसा क्यों है? वजह बताओ। हाँ तो पूछा था, यहाँ वजह पूछ ली है। अच्छा, द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज सिग्निफिकेंटली फास्टर दैन इन एयर प्राइमरली ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी एंड स्टिफनेस। देखो, जो सॉलिड होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, एयर की डेंसिटी कम होगी। भाई मटेरियल में डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि ज़्यादा मास है कम वॉल्यूम में, और इसकी डेंसिटी कम है क्योंकि वॉल्यूम जो है तो वो ज़्यादा है, मास कम है। तो इसीलिए अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड और अच्छी हो जाएगी आपके पास साउंड की, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। चलो ये चीज़ पूरी लिखी हुई है, पढ़ लो, देख लो, आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, अब करते हैं अपना न्यूमेरिकल। अच्छा, कहते हैं, मैं डायग्राम वगैरह ज़्यादा नहीं बना सकता क्योंकि ये थोड़ा सा ना, डायग्राम बनेगी भी तो शायद चीज़ समझना है, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी बना दूँगा। एंड इंक्रीज़ इन प्रेशर इंक्रीज़ किया। फॉर एग्जांपल देखो, एक चीज़ है, समझ लो ये एक चीज़ है, इसके ऊपर प्रेशर को हमने बढ़ाया, कितना? 100 किलो पास्कल। ये किलो का प्रीफिक्स ज़रूर हटा देना से मुराद ये है कि इसको मल्टीप्लाई कर लेना 100 के साथ। अच्छा, तो प्रेशर क्या दिया हुआ है? 100 किलो पास्कल। अब हमें तो पास्कल में ही मेजरमेंट करनी होती है, तो मसला नहीं होगा। चलो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। किलो का मतलब होता है 1000 PA, तो कितना आ रहा है P आपके पास? ज़ीरो कितने आएंगे? 5 ना, 1 2 3 4 5, 1 10 100 1000 लाख। ठीक, अच्छा PA लगा लो। अब देखो ये K हट गया, K को हमने प्रीफिक्स को सॉल्व कर लिया, 5। ठीक है, अच्छा उसके आगे कहते हैं कॉज अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर टू डिक्रीज बाय। अब वॉल्यूम को डिक्रीज़ किया, कितना डिक्रीज़ किया? 5 × 10⁻³ %। यानी ये कह रहे हैं ये डेल्टा V जो है आपने इतना कर दिया, यानी परसेंटेज ली है
परसेंटेज क्या होता है, जो चेंज आया है डिवाइडेड बाय टोटल। देखो ये तो वो है ना चेंज, और ये टोटल है, बस सही है, बात समझ आ गई। 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ %। अच्छा, अब विथ डिवाइडेड बाय 100, क्यों? क्योंकि परसेंट में दिया हुआ है, हम परसेंटेजेस में रख के सॉल्व नहीं करेंगे, तो इसलिए जो परसेंटेज यानी जो 100 मल्टीप्लाई कराया था ना इसके साथ, उसे हटा रहे हैं। तो हटेगा कैसे? जब अगर आप 100 डिवाइड करा दोगे, तो डेल्टा V इज इक्वल टू V, ये 2 ऊपर मतलब 2 0 ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा। कैलकुलेटर से भी करके चेक कर लेना, ठीक है। देखो जब ऊपर -3 है तो ये 2 0 ऊपर जाएंगे, तो इसका मतलब है -5 हो जाएगा, परसेंटेज हट गया, ठीक है। अच्छा, अब यूनिट नहीं लिखूंगा, रेशो है इसलिए यूनिट नहीं आएगा। अच्छा, आगे क्या पूछता है? बल्क मॉडुलस B, ठीक है। अच्छा, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव? स्पीड भी मांग ली इन्होंने। चलो, कोई परेशानी वाली टेंशन वाली बात है ही नहीं। टेंशन वाली परेशानी वाली बात जब होती है ना जब हमें आता नहीं, हमें तो आता है। चलो, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला देखो, हमने पीछे बहुत बार इसको यूज़ किया था लैप्लास करेक्शन में, कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। अच्छा देखो, ये डेल्टा V ना यही है, बल्कि से डेल्टा डालो, इसको V कर लो सिर्फ, ठीक है। अब आसान हो गया होगा, वरना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसलिए मैंने ऐसा किया। अच्छा देखो, ये कितना दिया हुआ है? 1 0 0 0 0, एक और आएगा नहीं पहले। अच्छा, अब दिया हुआ क्या? मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। अच्छा, करें इसे, कैलकुलेट करें या आप लोग कर लोगे? चलो करा देता हूँ, मसला नहीं है। अच्छा, इसको सॉल्व कराता हूँ। अच्छा, ये मेरे आ गया, ये वैल्यू मैंने रख ली कैलकुलेटर में, फिर डिवाइड करा दिया मैंने 5 एक्सपोनेंट -5 से, और तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ तो B मेरे पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 10⁹। अच्छा, अब देखो पास्कल को इतनी बड़ी वैल्यू लिखना सही नहीं है, शायद इन्होंने ना इस तरह दिया हुआ भी नहीं होगा बुक के अंदर। अब देखो मैं चाह रहा हूँ इसको मेगा में ले जाना, तो मेगा में ले जाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करा दूंगा 1 मल्टीप्लाई 10⁶ से, तो ये मेगा में आ जाएगा। तो डिवाइड कराओ। देखो ये क्यों करा है मैंने मेगा में ले जाने के लिए, साइंटिफिक नोटेशन आप जो प्रीफिक्स हैं आप पढ़ चुके हो, तो मेगा में ले जाने के लिए डिवाइड कराना पड़ता है। तो ज़रा जो आंसर आया उसे डिवाइड करो ज़रा, आंसर डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट 6 2000। लेकिन आपका ये 9 का फैक्टर कहाँ गया? ये लो मेगा आ गया, ठीक है। अच्छा, चाहो तो आप इसको नैनो भी लिख सकते थे, ओ सॉरी नैनो नहीं, ट्रिलियन बनेगा। चलो देख लेना, ये सही है, बल्कि ये आंसर हमारा सही है, मेगा हो गया, ठीक है। मेगा के बाद क्या आता है? बिलियन, मिलियन हो गया, फिर बिलियन आएगा, ठीक है। बिलियन में भी ले जा सकते थे आप B में। अच्छा, ये तो हमारा हो गया B, लेकिन हमें अभी एक V भी तो चाहिए फॉर V। अच्छा, फॉर्मूला तो हमें V के लिए पता है, V इज इक्वल टू होल रेडिकल B अपॉन T, ये याद है ना, पढ़ा था हमने फॉर्मूला। अच्छा, B क्या है? देखो ऊपर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको पूरा मेगा नहीं रखना, पास्कल ही रखना है। तो था क्या? 9। याद रखना, प्रीफिक्स हम हटा देते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर हम करते हैं 1000, तो V हमारे पास कितना आ रहा है? तो V देख लेते हैं हमारे पास कितना आ रहा है। तो भाई फर्दर जो है वो करते हैं कैलकुलेशन, टाइम देख लेते हैं हम कितनी देर से पढ़ा रहे हैं, 54 मिनट। चलो, अच्छा तो बस सिंपल है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेटर में आपको करके दिखा देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट कर लिया करो इस तरह की कैलकुलेशन कि 2 एक्सपोनेंट 9, 2 बोल के पॉइंट लगाया, 2 एक्सपोनेंट 9 और डिवाइड बाय जस्ट 1000 ही है ना, हाँ डेंसिटी 1000 है। अब डेंसिटी एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसको लेके घबराना मत, वो गिवन होगी पेपर में, ठीक है। 1414,213 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये आपको समझ आ गया, ठीक है भाई और बहनों। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते रहते हैं, आगे चलते रहते हैं।
अच्छा ये हो गया। इसके बाद अब मज़ीद फर्दर चलते हैं। ये नहीं बनाना चाहिए, चलो ब्लैक से करते हैं काम। अच्छा अब हमारा है 5वां न्यूमेरिकल, जो कि हमें अच्छी तरह से पढ़ना भी होगा और अच्छी तरह से समझना भी होगा। सिर्फ हम इसका आंसर नहीं करेंगे, इसे बहुत अच्छी तरह समझ के पढ़ेंगे। अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, यानी एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग तार यूनिफॉर्म का मतलब ऐसा होता है कि वो हर तरफ से एक जैसी है। फॉर एग्जांपल ये पेन अनयूनिफॉर्म है, यानी यहाँ से कहीं से मोटा कहीं से पतला। जब यूनिफॉर्म बोले ना हर तरफ से एक जैसी। अच्छा उसकी लेंथ इन्होंने बता दी, जो कि आपके लिए बड़ा आसान हो गया, 10.0 मीटर। और वेट बता दिया इन्होंने हमें, उसी का वेट बता दिया, उसी स्ट्रिंग का 0.25 न्यूटन। इस अटैच टू द सेलिंग, ये सेलिंग से अटैच करिए वर्टिकली। अब इसके ऊपर एक मास भी होगा जब इसे अटैच किया है तो। अब वेट ऑफ, ये कितना, ये वेट है आपके पास, ये कितना है? अच्छा इस स्ट्रिंग का भी वेट है, ठीक है, वो W1 कह लेते हैं। और ये एक वेट इससे लटकाया हुआ भी है, और यहाँ से ये स्ट्रिंग लटकी हुई है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एक लेंथ बन रही है, ठीक है, जो कि 10 मीटर की है। अच्छा ये वेट है आपके पास 1 kg, 1 kN का। मास नहीं है ये, वो है kg बोल रहा हूँ मैं, ये वेट है। तो ये 1 हो गया तो ये 2 हो जाएगा, या न्यूटन लगा लेता है, ठीक है। तो प्रीफिक्स हटा दो तो ये हो जाएगा 1000 न्यूटन, ठीक है। देखो किलो मीन 1000, हटा दो प्रीफिक्स। फ्रॉम इट्स लोअर एंड, इसके यहाँ से बंधी हुई है स्ट्रिंग। सडनली डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली, अब इसको डिस्प्लेस किया जाता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द रिजल्टिंग वेव पल्स टू ट्रेवल टू अपर, अब कितना टाइम लगेगा कि यहाँ से वेव यहाँ तक पहुँच जाए, ये टाइम बताना है आपने। देखो भाई वेव यहाँ पैदा कर रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक आने में कोई टाइम तो लेगी ना, अब वो टाइम आपने बताना है। ऐसा तो नहीं है कि कोई टाइम ही नहीं लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा नेग्लेक्ट द वेट ऑफ स्ट्रिंग इन कंपैरिजन टू हैंगिंग मास, कह रहे हैं नेग्लेक्ट कर देना। अब ये क्या कंडीशन है मैं आगे बताता हूँ, तो आपने जस्ट बताना है डेल्टा टी। चलो सोल्यूशन करते हैं। अच्छा फॉर्मूला देख लो। अब यहाँ पर ना हमें मुख्तलिफ फार्मूलों को यूज़ करना होगा, एक फार्मूले से हमारा काम नहीं होगा। अच्छा अब देखो स्पीड का फार्मूला क्या होता है। देखो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें यहाँ नहीं है, वो हम पता करेंगे एक एक करके। टाइम के लिए तो आपको पता है हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं V/T, ठीक है, डेल्टा Y/डेल्टा T, हमें ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब हमें क्या क्या नहीं पता ये देखो, इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो L/डेल्टा T, कंफ्यूज नहीं होना, समझाने के लिए इसको डेल्टा वाई इसलिए लिखा है क्योंकि ये वर्टिकली लटकी हुई है। अच्छा अब हमें V नहीं पता, V तो पता करो, उसके बाद T पता होगा, L हमें पता है, तो फॉर V लिखो, फॉर V। अच्छा V के लिए भाई देखो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर वेव पैदा हो रही है, तो यानी वो एक स्टैंडिंग वेव है, ट्रांसफर वेव, एक स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव है। फॉर्मूला क्या होता है T/μ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर काम नहीं होगा, अब इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो म्यू किसके बराबर है, हम पढ़ चुके हैं, मास, कितना मास है कितनी लेंथ में, मास अपॉन एल, ठीक है। तो मास अपॉन एल, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा, V = होल रेडिकल T, एल ऊपर आ जाएगा, एम नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिखा, मैंने समझाया है ताकि बच्चों को मुश्किल ना बने आगे जाके, ठीक है। अच्छा अब V हमारे पास आ चुका है, इस फॉर्मूले को सेट करा देते हैं डेल्टा T के लिए। डेल्टा T = L/V, पुट V इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ज़रा पुट करो, जल्दी से पुट करो इक्वेशन 1 में। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा T = L होल रेडिकल TL/M। अच्छा अब बहुत सारी चीज़ें तो आपको इधर पता भी हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता, तो चलो कोई मसला नहीं है, उसको हम कर लेंगे, पता लगा लेंगे, ठीक है। तो चलो इसको आगे करते हैं मज़ीद फर्दर, ठीक है। तो इसे मज़ीद करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा T = ये L हो गया, और ये आपके पास हो गया, देखो ये ऊपर आ जाएगा रेसिप्रोकल होके M और
टी एल हो जाएगा, है ना। अब देखो मैं इस एल को अंदर लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल ले जा सकता हूँ। अगर मैं इसे एल स्क्वायर बना दूँ, देखो कोई मसले वाली बात नहीं कर रहा मैं, सुनो मैं कहता क्या हूँ। इस एल को मुझे अंदर ले जाना है, तो मैं कैसे ले जा सकता हूँ? अगर ये एल जो है वो अंदर स्क्वायर होगा तो बाहर आके दोबारा एल हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा टी इज इक्वल टू होल रेडिकल एल का स्क्वायर एम टी एल। एक ही बात है, देखो यहाँ लिख लो एल स्क्वायर और होल रेडिकल एल स्क्वायर, सॉरी एल इक्वल टू होल रेडिकल एल स्क्वायर बराबर होता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के दोबारा एल ही आता है। सही है, अब समझ में आ गई होगी बात, अगर पहले नहीं आ रही थी तो। अच्छा देखो, ये एक एल, ये दो एल, तो जस्ट वन एल ले जाएगा आपके पास। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू होल रेडिकल एल एम अपॉन टी। अच्छा, अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मास यानी जी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जी। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं जी को, तो ये आ जाएगा एल एम मल्टीप्लाई बाई जी। देखो सही है, कोई मसले वाली बात तो है नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो एम जी क्या होता है? वेट। ये किस चीज़ का वेट होगा? ये वेट होगा आपकी स्ट्रिंग का, ठीक है। तो एल डब्ल्यू लिख दो, और ये टी क्या है? टेंशन। और किसकी वजह से आ रही है? जो आपने वो W2 लटकाया हुआ है, ये W1 और ये W2 और ये G। ये फार्मूला ड्राइव हो गया, आप वैल्यू निकाल लो। अब ये फार्मूला पीछे तो पढ़ाया नहीं था आपको, तो ये यहाँ पढ़ा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे फिर होता है ना तो मुश्किल होती है। तो 0.25 डिवाइडेड बाय 1000, वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ और 9.8। कोई मुश्किल है, परेशानी है तो बताओ ज़रा इसको समझने में। किया देखो मैंने, L की वैल्यू 10, W1 की वैल्यू 0.25, W2 की वैल्यू 1000 और जस्ट कैलकुलेट इन कैलकुलेटर। ये लो, ये देखो 10 मल्टीप्लाई 0.25 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई 9.8, तो आ रहा है 0.0159 पूरा लिखता है। डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.0159। आंसर इन सेकंड है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है मिलीमीटर में दिया हुआ होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, तो ये आ गया मिलीमीटर में। तो ये हो रहा है 15.9 मिलीमीटर सेकेंड, मिली सेकेंड। समझ गए? परेशानी, मुश्किल, टेंशन ऐसी कोई बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आंसर मल्टीप्लाई बाय 1000। चलो अब इसको रिमूव करके छठा न्यूमेरिकल करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा था लेकिन हो गया, कोई मसला नहीं। अच्छा अब इसको रिमूव कर लेते हैं। अच्छा अब हमारा है न्यूमेरिकल नंबर 6, उसके बाद फिर हम अपना आगे मज़ीद फर्दर मूव करेंगे। अच्छा अब अपना करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। अच्छा न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है वो एक आसान है, हार्ड नहीं होगा, जो है वो हमें इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा मैं ज़रा बुक का पेज खोल लूँ, मैं ज़रा खोल लूँ, अपने नोट्स खोल लूँ, फिर आपको कराता हूँ, ठीक है। अच्छा ये हमारे नोट्स जो हैं वो खुल गए। अच्छा नोट्स बोला था, बुक खुल गई है चलो ये आ गया हमारे नोट्स। देखो ये नोट्स हमारे पास इसके मौजूद हैं, तो आप चाहो तो इसे बाय कर सकते हो, ठीक है। इसकी फ़ीस 200 है। अच्छा अब देखो करना क्या है, अब न्यूमेरिकल नंबर 6 देखो। अच्छा अभी हमने कर लिए हैं अपने कितने न्यूमेरिकल। अच्छा मैं चैप्टर गलत चैप्टर पे घूम रहा हूँ, चैप्टर हमारा 12, मैं चैप्टर 11 में ढूंढ रहा था आपका न्यूमेरिकल। ये लो चैप्टर नंबर 12 का आ गया न्यूमेरिकल नंबर 6। अच्छा इसमें ये कहते हैं, अब ये भी एक बड़ा न्यूमेरिकल है, इसमें काफ़ी मुझे सॉल्व कराना होगा, चलो कोई नहीं, करा देता हूँ। अ ट्रैवलिंग साइन वेव, आपके पास ट्रैवलिंग साइन वेव है, इन द रिजल्टेंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ 2 अदर साइन वेव। 2 साइन वेव को मिलकर एक साइन वेव बनी है।
यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं, सिंपल सी ये लोग यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं। विथ इक्वल एम्पलीट्यूड इनके बराबर है, यानी जो एम्पलीट्यूड y1 का होगा वही y2 का होगा, आप इसे a बोल देना, ठीक है। ये भी गिवन डेटा में है। फ्रीक्वेंसी बराबर है, द टू कॉम्पोनेंट वेव्स। अच्छा अब इसमें ना एक कहावत है, द टू कॉम्पोनेंट वेव्स ईच हैव एम्पलीट्यूड। अच्छा यहाँ पर ना मैं ये एक बात लिख रहा हूँ कि a आपके पास बराबर है, a यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ कि 5 सेंटीमीटर आपके पास एक चीज़ के बराबर है। वो किस चीज़ के बराबर है मैं आगे बताऊँगा जब मैं इसे सॉल्व करूँगा, क्योंकि इसकी वजह है कोई। इफ़ द रिजल्टेंट वेव हैज़ एम्पलीट्यूड। अच्छा जो रिजल्टेंट वेव बनी है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, यानी y क्या है, y हैज़ 6.69 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस, एंगल बता दो। कितना मुश्किल है ये, लेकिन अभी देखो कितना आसान करता हूँ। चलो सबसे पहले तो इन्होंने क्या कहा था, दो वेव्स हैं, दो वेव्स से बना है एक सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट हुआ है। अच्छा देखो एक वेव आपके पास है y1 a साइन थीटा ओमेगा टी, या के एक्स प्लस ओमेगा टी कर लो, के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये एक वेव हो गई। ये दूसरी वेव हो गई ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अच्छा अब इनमें थोड़ा फेज डिफरेंस भी होता है, तो इसलिए ये आएगा फेज डिफरेंस के लिए, ठीक है, ये आएगा। अब देखो यहाँ पर आओ ज़रा, अब दोनों वेव सुपरपोजिशन करेंगी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था ना, यहाँ लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, कोई ऐसी बात घबराने वाली नहीं। अच्छा अब ज़रा यहाँ पुट कर लो, y किसके बराबर है, y1 किसके बराबर है, a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस 5। चलो ये बात तो समझ आ गई। के एक्स प्लस ओमेगा टी अल्फ़ा के बराबर ले लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, और बीटा के बराबर ले लो के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस 5 समझ नहीं आ रहा होगा ना, 5 सही बना देगा। अच्छा अब ज़रा क्या सिचुएशन निकल कर आई, ए लैम्डा इज इक्वल टू, ए को कॉमन निकाल लो। कॉमन क्यों निकाल लो, देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, क्यों, ये चीज़ अल्फ़ा तो इसलिए अल्फ़ा, ये चीज़ बीटा तो इसलिए बीटा। अच्छा साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा किसके बराबर होता है, हेयर आप अच्छी तरीके से जानते हो, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इक्वल टू 2 कॉस, मल्टीप्लाई होता तो कोई मसला नहीं है, कॉस पहले लिखो, ये साइन 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, और नहीं यहाँ माइनस आएगा, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 माइनस अपॉन 2, और प्लस नहीं मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। ये याद है आइडेंटिटी, फर्स्ट ईयर में अभी हमने मैथमेटिक्स में पढ़ी है। आई होप आपको ये आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरीके से याद हो। अब इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ से आगे चलेंगे। अच्छा तो यहाँ पुट कर दो, तो y आ गया आपके पास a, ये पूरी चीज़ आ जाएगी यहाँ पर, 2 आ गया आपके पास। अच्छा देखो ये a मैंने यहाँ पर बता दिया था कि ये दोनों बराबर है, तो a हमारे पास 2a के बराबर है, ये याद रखना, इन्होंने वर्डिंग में कहा हुआ भी है, तो इसको जस्ट यहीं पे 2a कर देते हैं। समझ गए मेरी बात, 2a क्यों किया मैंने। अच्छा कॉस अल्फ़ा क्या दिया हुआ है, के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये आ गया आपका कॉस। अच्छा माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस 5, आई थिंक ये प्लस होता है, चलो माइनस होता है कोई मसला नहीं। अच्छा अब आएगा, यहाँ जगह नहीं है तो मैं साइन को नीचे लिख रहा हूँ ब्रैकेट करके, साइन, अच्छा डिवाइड में 2 भी है, देखो 2 भी है, तो अल्फ़ा की जगह आ गया के एक्स प्लस ओमेगा टी और प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस 5 डिवाइड में 2 आ गया। जस्ट अब इसे सिंप्लीफाई अगेन करो, 2a, तो 2 कॉस क्या बन गया ये आपके पास, के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइड में 2, जस्ट ब्रैकेट मारो। अच्छा साइन
टू के, बल्कि अभी डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते हैं, के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स, देखो ब्रैकेट है तो हट गया, ओमेगा टी माइनस 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। माइनस का के प्लस का के एक्स, माइनस के एक्स प्लस का के एक्स माइनस का के एक्स। अच्छा अब नीचे सॉल्व करते हैं, ये पूरा करना पेपर में अगर आ जाए तो भाई, काफ़ी मेहनत से करा रहा हूँ मैं आपको ये, 2 कॉस, ठीक है। अच्छा एक ये 2 जो है ना ये वाला था, ये 2 ये वाला था, ये नहीं, ये गलती हो गई। अब ये गलती पता है क्यों है, क्योंकि वो बराबर कहा हुआ था ना, इसलिए इसको ठीक कर लो, बाकी सही है। ये 2 नहीं आएगा, ये 2 यहाँ आ चुका है, जब भी तो बोलूँ ये 2 कैसे आ सकता है, एक 2 तो आ गया ना। अब ठीक काम कर रहा था, मैंने बस नीचे देखा तो गलत कर गया, चलो कोई नहीं, सही हो गया, ओमेगा, ठीक है, ओ सॉरी 5। अच्छा अब देखो साइन वाला फैक्टर भी लिख देते हैं। साइन वाला फैक्टर आ रहा है आपके पास, ये बड़ा नंबर आ रहा है, देखो 2 सॉरी 2kx प्लस 2 ओमेगा टी माइनस 5, अच्छा डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया क्या किया मैंने? अच्छा बाकियाँ यहाँ कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2a, अच्छा cos 5, इसको तो रहने देना, इसको तो कोई छेड़ना नहीं है, इसको ये हमें कोई मसला नहीं करेगा। अच्छा देखो यहाँ 2 बच रहा था ना, तो हमारे को यहाँ 2 तो लगाना होगा ना नीचे, हमने यहाँ 2 नहीं लगाया, 2 लगा लो, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, ज़रा देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या हो गया, के एक्स प्लस ओमेगा टी बच गया, 2 कॉमन निकल गया तो ओमेगा टी, और ये 2 हो गया, और ये 5 आपका एज इट इज़ आ गया। समझ में आया मैंने क्या किया? कुछ भी मतलब अलग सा काम नहीं किया है। 2 इसके नीचे भी आएगा, देखो यहाँ पर 2 सबके नीचे था ना, तो उसको अलग 2 देना पड़ेगा। जब ये 2 आ जाएगा तो इस तरह एक 2 हो जाएगा, और ऊपर वाली चीज़ें वापस वही बन जाएंगी जो थी। इसको सॉल्व करके देख लो अगर समझ नहीं आ रहा तो, ये मैं 3 बार सॉल्व करवा चुका हूँ सवालों के दरमियान जब मैंने कराया था। तो इस 2 से 2 कैंसिल, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी है, ठीक, 5/2। तो स्टूडेंट अब इसको मज़ीद जो है वो आगे लेके चलते हैं। देखो ये 5 मैंने कहा था ना शुरू में, किसके बराबर है, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस 5/2, इसके बराबर था 5, ठीक है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा सेट करा देते हैं हम, कि 2, देखो ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में तो कोई मसला नहीं है, 2 को हम कॉस के साथ लिख देते हैं, कॉस 5/2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आ गया मेरा a, और उसके बाद आ गया मेरा साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस, ये लो। अब ये पूरा किसके बराबर है, देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, ये पूरा 5 के बराबर है। अगर ये ब्रैकेट मसला कर रहा तो ये लो ब्रैकेट हटा दिया, ठीक है, ठीक है। तो आपका आ गया 2 कॉस और ये 5, अब 5 इस 2 से मल्टी, ठीक है, ये लो ब्रैकेट लगा दिया 5, ठीक है। अब इस 5 इस 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 10 कॉस, ये लो। समझ में आ गई बात? बस जस्ट ये सिंपल सा काम करना था। अब y देखो यहाँ पर गिवन है, y आपको कितना दिया हुआ है, 6.69 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू कॉस 5। अच्छा अब देखो कैलकुलेटर से सॉल्व करो, तो 6.69 डिवाइडेड में, एक मिनट रुको, 6.69 डिवाइडेड में 10 जस्ट इक्वल टू 0.669। अच्छा अब इसे मज़ीद कैसे करना मैं बता देता हूँ ज़रा। देखो पहले कॉस को लिख लो ताकि मुश्किल ना हो समझने में। अच्छा देखो कॉस को उधर ले जाओ, तो यहाँ क्या रहेगा, ये 5/2, कॉस वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो 0.669 हो जाएगा। ज़रा इसको सॉल्व करो, इसका इन्वर्स लो, 0.669 48 आ रहा है, तो
कितना आ रहा है 48 और 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर लो जस्ट। तो ये आ रहा है 48 मल्टीप्लाई बाई 2 96। तो ये आ रहा है मेरा एंगल 96 का। ये इतना फेज डिफरेंस है। अब देखा कितना मुश्किल से हमें टाइम लगा, फिर जाके ये सब कैलकुलेट हुआ। तो मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से किया है। ज़्यादातर चीज़ों को तो एक्सप्लेन करता रहा हूँ मैं हाथ के हाथ, लेकिन फिर भी भाई कहीं अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो देख लेना, समझ लेना, बात समझ आ जाएगी। बस ये वाला फैक्टर समझ में आ गया ना, फिर सारी बात समझ आ गई। चलो अब आगे 2-3 छोटे भी हैं, फिर बड़े न्यूमेरिकल भी हैं, हो जाएंगे, कर लेंगे इंशाल्लाह। कभी कभार ना वीडियोस बड़ी हो जाती हैं क्योंकि भाई सारी चीज़ें कवर करनी होती हैं। कभी कभार छोटे में भी काम हो जाता है वीडियो में। अब न्यूमेरिकल नंबर 7 है, जल्दी हो जाने वाला न्यूमेरिकल है। अच्छा, न्यूमेरिकल 7 में कहते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना है ऑफ अ गिटार, गिटार की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज किया ऑफ अ गिटार स्ट्रिंग बाय। अच्छा मैं यहाँ बता देता हूँ ना, ये F1 है, ये जो गिवन है ना ये F1 है 4.0%। अब देखो परसेंटेजेस में रख के तो सॉल्व नहीं किया जाता ना, तो इसको 100 से डिवाइड कराया जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/100, ऐसे लिख लो, ठीक है। व्हाट परसेंटेज शुड यू रिड्यूस द टेंशन, अच्छा कितनी टेंशन को कम करना पड़ेगा। देखो हमने डिक्रीज़ की है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को कम किया है, तो हमें जो है वो कितना जो है वो टेंशन को कम करना पड़ेगा। देखो जितनी टेंशन कम करोगे फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ये टी आपने बताना है। अच्छा ये भी आपने, अच्छा टी नहीं बताना, टी प्राइम T/T ये बताना है आपने, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है, परसेंटेज में करना है, याद रखना। अच्छा अब देखो इसको हम करने के लिए हेयर वी यूज़ बीट कॉन्सेप्ट, बीट कॉन्सेप्ट। अच्छा देखो बीट का कॉन्सेप्ट क्या था, FB = F - F1। अच्छा F1 - F1, इसे F1 लिख देते हैं, इसे F2 लिख देते हैं, ठीक है, इसे F2 लिख देते हैं। और ये F1 के मुकाबले में इतना कम किया गया है, ये भी याद रखना, ठीक है। अच्छा इसको प्राइम लगा देते हैं, इस तरह इसलिए लिखा था कि समझने में आसानी रहे। देखो ये F1 क्या है, पहली वेव की फ्रीक्वेंसी, ये F2 क्या है जो चेंज करी है, और ये प्राइम यानी जो बीट निकल रही है। अच्छा F1, अब F2 क्या है 4/100 और F1, समझ में आ रही है बात। अच्छा देखो अब F1 कॉमन निकाल लो, 1 - 4/400। अच्छा देखो अब इसका एलसीएम ले लो, देखो एलसीएम ऐसे होगा 1 - 4/100, तो 24/5 आ रहा है। ये F1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो यार है 24/25। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात हुई थी ना, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं उसके बारे में, फंडामेंटल की स्पेलिंग तो बहुत ही बड़ी नहीं हो गई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये इसके लिए क्या होगी, F' के लिए होल रेडिकल T/μ। देखो अब ये F' है तो ये T' आएगा, क्योंकि टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने बताया था, और F1 है तो T1 और म्यू आएगा, ठीक है। अच्छा फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये नहीं आती, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला थोड़ा सही करो, 1/2L, F1 = 1/2L। अब सही है, ठीक है, अब सही है ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। L सेम रहेगी, गिटार की लेंथ चेंज नहीं कर रहे हैं हम स्ट्रिंग की, तो वो सेम रहेगी। अच्छा यहाँ पुट कर दो, जस्ट यहाँ पुट कर दो, तो 1/2 पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है।
तो ये हो गया आपके पास 1/2L होल रेडिकल टी प्राइम म्यू डिवाइडेड बाय 1/2L होल रेडिकल T1 म्यू इक्वल टू 24/25। समझ में आया? कोई मुश्किल तो नहीं हुई? ठीक है। अच्छा देखो ये प्राइम है, ऊपर बना देता हूँ, और ये 1 है, नीचे कर देता हूँ मजीद। देखो ये 1/2L जस्ट कैंसिल हो जाएगा आपस में एक दूसरे से। अच्छा रेसिप्रोकल कर दो। देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो रेसिप्रोकल करके अंदर आ जाएंगे। टी प्राइम अपॉन मल्टीप्लाई बाय म्यू, क्योंकि ये म्यू ऊपर आ जाएगा। चलो ऐसे लिख लेते हैं, टी प्राइम मल्टीप्लाई म्यू और टी। क्या हुआ मैं बता देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जस्ट मैंने क्या किया है, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था तो वो कॉमन ले लिया, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया। तो टी प्राइम अपॉन T1 है, T1 नीचे टी प्राइम ऊपर है, 24/25। अब बेहतर होता कि यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ से आगे जाएगा। अच्छा दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई और दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट 1 कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड्स। क्या आ रहा है आपके पास सब्ट्रैक्ट 1 करने के बाद? टी प्राइम अपॉन T -1 इक्वल टू 24/25 -1। मुश्किल तो नहीं हुई समझने में? अच्छा अब मुझे स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं चाहिए मुझे, तो पहले स्क्वायर कर लो। तो अच्छा 25 का स्क्वायर लोगे तो कितना आएगा? 576, और 24 का स्क्वायर लोगे तो 576 और 656। चलो करके भी दिखा देता हूँ, मसला नहीं होगा, टेंशन नहीं लो। देखो 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर, देख रहे हो? समझ में आ रहा है? 576 और 6। अच्छा ये नीचे सही नहीं आया, नीचे हमने गलत कर दिया, इसको ठीक कर लो। 625 आएगा, 625। अच्छा हुआ देख लिया, 625 ठीक है। अब दोनों तरफ -1, अब ये हट जाएगा क्योंकि हमने -1 ले लिया ना। अब इसके ऊपर -1 लगाओ, तो 576 -1 और 625। अच्छा अब सॉल्व करो ज़रा, एलसीएम लो तो ये टी हो जाएगा। एलसीएम लो इसका, टी प्राइम माइनस टी और दोनों के नीचे टी। देखो टी इसके साथ आ गया और दोनों के नीचे टी आ गया। अच्छा इधर भी एलसीएम लो, कैलकुलेटर से ही लेते हैं, टाइम सेव करते हैं ना। अच्छा 576 डिवाइडेड बाय 625 -1 इस इक्वल टू, माइनस में आ रहा है मसला नहीं है, माइनस में आ रहा है मसला नहीं है, 0.078%। अच्छा क्यों माइनस में आने की वजह रिड्यूस कर रहे हैं इसलिए। अब परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई 100, तो टी प्राइम माइनस टी डिवाइडेड बाई टी, इसको बस परसेंटेज में लाने के लिए माइनस कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस नहीं। अच्छा देखो अब इससे 100 मल्टीप्लाई कर लो, आंसर से मल्टीप्लाई 100, 7.8 आना चाहिए, -7.84%। माइनस में आने की वजह ये होती है कि चीज़ कम हुई है। चलो 7.8 तक दिया हुआ होगा बुक में, समझ में आई बात? चलो इसको रिमूव कर रहा हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते ही ये, ठीक है। चलो अब अपना 8वां न्यूमेरिकल भी करते हैं। देखो भाई मेहनत तो है इसमें, क्योंकि मैं तो खुद 5-6 घंटे से लगा पड़ा हूँ इस काम में। आज का पूरा दिन तो मेरा ऐसे में चला गया। चलो अच्छी बात है, सीखने के लिए मिला मुझे भी बहुत कुछ, रिवीजन हुआ दोबारा। अच्छा अब हमारे को अपना यूज़ करना पड़ेगा दूसरा पेन। न्यूमेरिकल नंबर 8,
स्ट्रिंग कितनी बड़ी दी हुई है आपको, डायग्राम नहीं बना रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा भी कम है, तो हम सिर्फ डायरेक्ट कर लेते हैं। स्ट्रिंग इतनी लंबी दी हुई है, लॉन्ग इज हेल्ड फिक्स एट बोथ एंड, दोनों तरफ से फिक्स है, ये लो बना देता हूँ भाई, ठीक है, इस तरह दोनों एंड से फिक्स है। इफ़ अ शार्प ब्लो इज अप्लाइड टू द स्ट्रिंग एट इट सेंटर, यहाँ पर शार्प ब्लो अप्लाई किया यानी खींचा इसे, इट टेक, इसने टाइम लिया 0.050 सेकेंड फॉर द पल्स टू ट्रेवल, यहाँ से अगर पल्स पैदा हुई तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसने इतना टाइम लिया है, ऑफ द स्ट्रिंग एंड रिटर्न टू द मिडल। व्हाट इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मीन F1 होती है, ठीक है, पीछे भी लिखा था ना मैंने F1, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वजह से। देखो V/L/T लगाएंगे, लेकिन पहले रुको फॉर्मूला तो देख लो कौन सा लगेगा। फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का वही लगेगा जो यूज़ करते हुए हैं, F1 = 1/2L होल रेडिकल T/μ। T और म्यू पता है तो कैसे पता करोगे, कोई मसला नहीं है, ज़रा इधर आओ। V किसके बराबर, ये किस चीज़ के बराबर है हमें पता है, हमने पढ़ा था, ये T/μ के बराबर होता है, ये चीज़ V है, तो पुट अबव, इस पूरे की जगह आ गया V, अब हो जाएगा, तो अब तो आसान है, अब वेलोसिटी नहीं है तो निकाल लो, कोई मसला नहीं है, V निकाल लो फॉर V। क्या फार्मूला होता है, L/T, L क्या दिया हुआ है 2.0, T क्या दिया हुआ है 0.0505 तो नहीं है, हाँ इतना ही, चलो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 0.05 40, इधर पुट करो, तो फॉर F1, तो F1 आपके पास आ रहा है 40, ये याद रखना ये 1 है, और 2 डिवाइडेड बाय 2, चलो हो जाएगा 10 आएगा, कैसे ज़रा बताता हूँ, 40 आ रहा है और 10, ओ सॉरी 8, 4 आ रहा है, 4 मतलब 40 डिवाइडेड बाय 4 कर लो, 10 आता है, ठीक है, तो F1 = 10 हर्ट्ज़। चलो सेकंड लास्ट करते हैं, सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल नहीं है मेरे ख्याल से, मज़ा तो लास्ट में आएगा, लास्ट वाला न्यूमेरिकल बहुत बड़ा है, सोच रहा हूँ लास्ट वाला न्यूमेरिकल की स्लाइड चला दूँ, चलो देखते हैं क्या करें, और 9 करते हैं, और ब्लैक पेन से करते हैं। अच्छा 9 वाला जो न्यूमेरिकल है ना, वो जस्ट एक कॉन्सेप्ट बेस है, तो वही कर लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। अ साउंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी F0 एंड एन ऑब्जर्वर आर लोकेटेड एट अ फिक्स डिस्टेंस अपार्ट, बोथ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर एट रेस्ट। अच्छा देखो कह रहे हैं साउंड वेव है आपके पास और फ्रीक्वेंसी निकल रही है, दोनों के दोनों ना रुके हुए हैं, ना ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं ना ये मूव कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में डॉपलर इफेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, वो बता दो, ठीक है, कि डॉपलर इफेक्ट क्या होगा। एक मिनट रुको, अच्छा आगे देखो क्या कहते हैं, हाउएवर द प्रोपेगेशन मीडियम थ्रू विच द साउंड वेव ट्रेवल एट स्पीड इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन एन arbitrary direction, find the frequency detected by the observer given physical explanation। आपने यहाँ फिजिकली एक्सप्लेन करना है, तो बराबर में लिखा हुआ है, उसको देख लो, पढ़ लो, मैं भी पढ़ देता हूँ। When an propagation medium is moving at a uniform velocity, the observer frequency change due to the Doppler effect। देखो अभी तो दोनों रेस्ट में है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी मोशन करेगा तो फ्रीक्वेंसी में फ़र्क पड़ेगा। अब डॉपलर इफेक्ट के जो 6 केस पड़े थे वो इसी पे डिपेंड करता था ना, वो कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर जो सोर्स है ऑब्जर्वर है वो एक दूसरे के करीब मूव, मतलब सोर्स रुका हुआ है ऑब्जर्वर करीब आ रहा है, या ऐसे कर लो, सोर्स
करीब आ रहा है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब इसी तरह से ये पूरा एक्सप्लेन हुआ है, इसको देख लेना। मीडियम मूविंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर, मीडियम मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। चलो इसको कर लेना, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इस सवाल की, क्योंकि हमें अभी अपना बहुत बड़ा न्यूमेरिकल अभी करना है। अभी जितने हमने न्यूमेरिकल किए हैं ये उसके मुकाबले में अच्छा खासा बड़ा न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी कैलकुलेशन आपको इसमें करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई स्टूडेंट अब जो है अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। अच्छा, ट्रेन, एक ट्रेन है, ज़रा डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास एक ट्रेन है, ठीक है। ये आपके पास एक ट्रेन है, आई होप ट्रेन लग रही हो ये, ठीक है। ये आपके पास एक ट्रेन है। अ ट्रेन साउंड इट्स विसल। अब आपको पता है ट्रेन में यहाँ पर एक विसल होती है जो कि ट्रेन बजा रही होती है ताकि कोई सामने हो तो हट जाए। वाइल पासिंग बाय अ रियल रोड क्रॉसिंग। रियल रोड क्रॉसिंग आपको पता है ट्रेन के रास्ते में क्रॉसिंग्स बनाई जाती हैं ताकि लोग पटरियों के इधर उधर जा सकें, ठीक है। आपने देखा होगा ना, फाटक जैसे हम कहते हैं अपने पाकिस्तानी ज़ुबान में। एन ऑब्जर्वर एट द क्रॉसिंग, एक ऑब्जर्वर क्रॉसिंग पर है, यहाँ पर है। अब ट्रेन आ रही होगी तो ये बेशक रुका हुआ ही होगा। मेजर्ड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, अब इसको एक फ्रीक्वेंसी मिली है, इसको एक फ्रीक्वेंसी मिली है जो कि यहाँ से इसको आई है, और ट्रेन मूव कर रही है। याद रखना केस नंबर 1 की बात हो रही है। कितनी फ्रीक्वेंसी से मिली है? 219 हर्ट्ज मिली है। अच्छा, एज द ट्रेन अप्रोच द क्रॉसिंग, जैसे ही ट्रेन पहुंचती है क्रॉसिंग पर, एंड अ फ्रीक्वेंसी, अच्छा, और इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है कितनी? व्हेन द ट्रेन लीव द क्रॉसिंग। अच्छा देखो, अभी तो ट्रेन यहाँ पर है तो ऑब्जर्वर को ये फ्रीक्वेंसी मिली। अब ट्रेन जो है वो पीछे जा रही है, मतलब दूर जा रही है। भाई देखो ना, ऐसा तो नहीं है ना ट्रेन आगे रुकी जाएगी, आगे चली जाएगी जहाँ जाना है उसे, ठीक है। अब ट्रेन दूर जा रही है, अब जब दूर जा रही है तो हॉर्न इस तरफ आ गया। अब इसको क्या फ्रीक्वेंसी मिल रही है? अब इसको यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिल रही होगी। अब इसको कम मिल रही है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ट्रेन दूर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट भी कम हो रहा है। ये हम पढ़ चुके हैं केसेस में। अच्छा, वेलोसिटी कुछ है इसकी। द स्पीड ऑफ द साउंड इज, स्पीड ऑफ द साउंड इन्होंने कहा है आप यहाँ लेना, स्पीड ऑफ द साउंड लेना आप 340 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स विसल। आपने ट्रेन की स्पीड पता करनी है, वीटी लिख रहा हूँ, या वीएस लिख लो, ऑब्जर्वर सोर्स की फ्रीक्वेंसी, सोर्स की वेलोसिटी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी पता करनी है आपने इस विसल से जो निकल रही है। देखो, चाहे ट्रेन रुकी हुई हो या चल रही हो, इसकी अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी होगी, वो पता करनी है। किस स्पीड से ट्रेन आई है वो पता करना है। केस कौन सा है? केस 2 लग रहे हैं यहाँ पर, केस नंबर 1, केस नंबर 2। केस 1, ऑब्जर्वर एट रेस्ट, यहाँ पे लिख लो, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर एट रेस्ट। क्या है आपके पास फॉर्मूला? v इज इक्वल टू, याद करो, मैं भी याद कर रहा हूँ, v अपॉन v माइनस वी एस। मेरे पास लिखा हुआ भी है फॉर्मूला, ठीक है, ये लो इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो जब है जब आपके पास सोर्स करीब आ रहा होगा। अच्छा, केस 2 क्या है? SORC, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एट रेस्ट। क्या आ रहा है फॉर्मूला? दोनों फॉर्मूले लिख लो ताकि आसानी हो जाए। चलो समझ में आ गई बात। अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये वाला केस देखो, केस 1। ये क्या दी हुई है फ्रीक्वेंसी? 219। इस
पे 1 लगा रहा हूँ, इस पे डबल इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इधर दूर जा रहा है सोर्स अब्जॉर्बर से। अच्छा 219 यहाँ पे 219 पुट कर दिया। वी कितना दिया हुआ है 340, नीचे भी देखो 340। वी एस कितना दिया हुआ है यही तो पता करना है, और एफ एस भी नहीं पता, वो भी पता करना है। केस 2 इसको देखो, ये कितना दिया हुआ है 184। वी कितना दिया हुआ है, नीचे भी वी है, देखो यहाँ भी वी है, और प्लस वी एस आपको पता करना है। हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं होगी। अच्छा अब देखो वी एस को सेट करा लो, पुट इक्वेशन नंबर 1 में कर देना। तो 184, ये यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 340 प्लस वी एस, ये यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया एफ एस। एफ एस को पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। पुट एफ एस इन इक्वेशन 1। क्या आ रहा है आपके पास 219 इक्वल टू 340 माइनस वी एस। अब यहाँ पर एफ एस क्या दिया हुआ है, एफ एस ये रहा 194 340 प्लस वी एस डिवाइडेड बाय 340। कोई मुश्किल परेशानी, कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो? वैसे तो पूरी कोशिश की है, आई होप आपको बात समझ भी आ रही होगी। ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड 219, यहाँ आ जाओ। देखो ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई, आपस में सब ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है। 184 इक्वल टू 340 माइनस वी एस, 340 प्लस वी एस 340। ठीक है, सिंपल बात है। देखो ये भी वी एस है, ये भी वी एस है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 219 184, अच्छा 340 प्लस वी एस 340 माइनस वी एस। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक अब सब जस्ट सिंपल कैलकुलेशन करो। इसको यहाँ ले आओ, 219 340 माइनस वी एस 184 340 प्लस वी एस। ठीक है, सॉल्व करो, इसको इसके साथ करो। 219 मल्टीप्लाई 340, तो 74460 माइनस 219, इससे भी हो जाएगा 219 वी एस। ठीक है, अब इसको भी करो। 184 मल्टीप्लाई बाय 340, तो 62560 प्लस 184 वी एस। बस कुछ नहीं किया, 219 को इससे मल्टीप्लाई किया, 184 को इस सम से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। 74460 माइनस इस वैल्यू को इधर ले आओ, 62560 इक्वल टू 184 प्लस 21। अच्छा देखो वी एस ज़रूर लिखना, वी एस यहाँ पर है, वही कैलकुलेट हो रहा है। वी एस, ये वी एस और प्लस 219 वी एस, ऐड करो दोनों को। 74460 माइनस 62560 11900, इसको ऐड करो। 184 प्लस 219, सॉरी 9 है, 6 नहीं है। ठीक है,
तो 403 वी एस आ जाएगा आपका यहाँ से 11900 डिवाइडेड बाय 403, तो वी एस क्या आ रहा है आपका 11900 डिवाइडेड बाय 403, 29, थोड़ा नीचे करके लिख, यहाँ लिख लो, वी एस आ रहा है आपका 29.52 मीटर पर सेकेंड। ये लो, देखा कितनी मेहनत लगती है छोटा छोटा सा काम करने के लिए। अच्छा, अभी एक चीज़ रहती है एफ एस, पुट इन इक्वेशन, कौन सी में पुट करें, इसको कह लो पुट इन इक्वेशन 2, वी एस को पुट कर दो इक्वेशन 2 में, पुट वी एस इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो एफ एस इक्वल टू 184,340 प्लस 29 इस स्पीड से आ रही है ट्रेन, बहुत ही कम स्पीड है, नहीं बल्कि ज़्यादा है, 29 मीटर कवर कर रही है वो। चलो बाद में देखेंगे ज़्यादा है या कम है, अभी तो अपना काम कर लेते हैं, वरना आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलोगे सर काम करा दें पहले। चलो इसको सारे को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। ये लो 184 ठीक है, 184,340 प्लस 29.52 340, आई थिंक 200। देखो वैसे तो मेरा जवाब आया है 199.9, ये 200 है, तो एफ एस आ रहा है आपके पास 200 हर्ट्ज़, तो 200 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी निकाल रही है आपके पास ट्रेन की विसल। चलो आई होप आपको अच्छी समझ में आ गई हो बात। यहाँ पर हमारी कैलकुलेशंस हो गई हैं डन। काफ़ी टाइम लगा, देखो मेरी हालत कैसी हो गई है, लेकिन चलो हो गया। काफ़ी देर से मैं खड़ा हुआ हूँ आपके सामने, ये जो वीडियो है नॉन स्टॉप रिकॉर्ड की है मैंने, तो आई होप आपको अच्छी लगी हो। ग्रुप वगैरह में ऐड हो जाना, और वहाँ पे नोट्स और तमाम चीज़ें आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। इसको देख लेना, सारे न्यूमेरिकल्स मैंने कर दिए हैं आपके लिए, तो इसे उतार लेना, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया ताकि बात समझ आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।